हेलो, माय नेम इज हृदय श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मेरे साथ हैं शिवांकित सिंह परिहार एंड वेलकम टू माय चैनल शिवांकित। थैंक यू सो मच सतीश फॉर हैविंग मी। नॉर्मली मैं सबको इंट्रोड्यूस करता हूं, पर मैं आपको इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा क्योंकि अगर कोई यूट्यूब पे है और आपको नहीं जानता है तो वो इंसल्ट है यूट्यूब की। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा बिकॉज एवरीवन नोज यू। सो पहली चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि हाउ डिड योर जर्नी स्टार्टेड? कहाँ से हैं आप और कैसे फिल्म लाइन में कैसे इंटरेस्ट आया आपको? जर्नी पे कहूँ मतलब कब शुरू हो गई पता नहीं चला बेसिकली, तो वैसा हाल है। तो जर्नी बड़ी प्लान। मैं सतना से हूँ, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है सतना। सतना के पास एक नगौद तहसील आती है। नगौद तहसील से आप और अंदर जाएंगे कहीं तो सतना एक परसवारा करके गांव आता है, वहां से हूँ अगर देखा जाए तो खेती बाड़ी उधर से है। बट ऑब्वियसली पापा गवर्नमेंट ऑफिसर थे तो शहरों में रहे, ट्रांसफर होता रहा। बट अगर मूलभूत जगह जो है पृष्ठभूमि वो वही मानता हूँ मैं। और कहा जाए तो मतलब लोग पूछते हैं कहाँ से हो तो मुझे समझाना पड़ता है कि जबलपुर के पास है, खजुराहो के पास है। खजुराहो मेरे घर से 80 किलोमीटर है, जो मतलब जो वर्ल्ड नोन है। और जबलपुर इंडिया नोन है, तो मैं ऐसे बता देता हूँ तो थोड़ा लोग समझ जाते हैं। तो आप बहुत सारे स्कूलों में पढ़े होंगे फिर तो, गवर्नमेंट जॉब में थे पापा तो? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब गवर्नमेंट नहीं है। जैसे मेरे पापा तो जज थे तो मैं 11 स्कूलों में पढ़ा। हर 2-3 साल बाद दफ्तर दोस्ती करता ट्रांसफर हो जाता था पिताजी का। वो आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी हो तो शायद उतना होता है। मेरे डैड जो थे स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर, तो उतना ऐसा कुछ होता नहीं था। तो वैसा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रांसफर भी हो रहा है तो आप एक शहर के केंद्रीय विद्यालय से दूसरे शहर के केंद्रीय विद्यालय में जा रहे हैं, तो उतना कोई स्कूल में ऐसा कुछ होता नहीं था। शुरुआत मेरी सरस्वती से हुई। सरस्वती शिशु मंदिर से 3rd तक। तो आई थिंक सरस्वती ने काफी कुछ दिया। सरस्वती ने आई थिंक हिंदी का प्यार और देश का प्यार सिखा दिया। तो आई थिंक वो बेस बन जाता है ना आपका, हिंदी और आपका देश आपके लिए प्रायोरिटी होगी। फिर उसके बाद केंद्रीय विद्यालय में गए तो वहां थोड़ा अंग्रेजी पढ़ना शुरू की। और फिर उसके बाद मैं 10th के बाद बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। तो एक इंदौर में एक स्कूल है एमरल्ड हाइट्स, तो बोर्डिंग स्कूल चला गया। तो मैं उसके बाद बोर्डिंग गया, फिर पुणे आ गया, पुणे के बाद बॉम्बे आ गया। तो ये है शहर वाइज जर्नी है। तो आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? ग्रेजुएशन मैंने पुणे से किया। किस में? पुणे यूनिवर्सिटी। पुणे यूनिवर्सिटी, अच्छा। तब तक कुछ प्लान था एक्टिंग करने का? हाँ, मैं पुणे गया ही एफटीआई में एफटीआई के लिए गया था कि जाऊंगा थिएटर करेंगे, वहीं थिएटर करेंगे और ज्यादा कुछ पढ़ाई लिखाई करेंगे नहीं, कॉलेज जाएंगे नहीं, थिएटर करेंगे। और क्योंकि एफटीआई में आपको एंट्रेंस के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है, तो यही प्लान था कि 3 साल उस माहौल में रहेंगे और थिएटर वगैरह करेंगे और साथ ही एफटीआई की तैयारी करेंगे। एफटीआई की तैयारी में उस वक्त आपको सिर्फ जीके ही लगता था और बेसिक थिएटर का नॉलेज और जीके आपकी, जीके मतलब जनरल नॉलेज, मैथ साइंस नहीं, जीके नॉर्मल जीके। थोड़ा साहित्य से जुड़ा हुआ, थोड़ा सोसाइटी से, थोड़ा पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ, बहुत लाइट जीके होता है, ऐसा कुछ है। हाँ, थोड़े से आप एक्टिंग में जाना चाहते थे, किस में जाना चाहते थे? एफटीआई में एक्टिंग। हाँ, उसमें शायद एसेज भी आते हैं ना, कुछ छोटे 250 वर्ड्स के। नहीं बहुत, अरे फेवरेट एग्जाम है। मैंने दुनिया में कैट का एग्जाम भी दिया था जबरदस्ती, ऑब्वियसली मेरा कोई मन नहीं था, फॉर्मेलिटी। तो मैं तो कैट के एग्जाम में तो मस्ती कर रहा था कि आज देखते हैं कहाँ लगा के वो डिजाइन बनाते हैं, उस डिजाइन में भी बना रहा हूँ। तुक्के मारा, मेरा माइनस में गया था कुछ। इंटरेस्ट नहीं होता तो यही होता है। वो 3 घंटे कटते नहीं है पेपर में। नहीं, मैं तो निकल आया 1.5 घंटे में। अच्छा, निकल आए थे। मैं तो स्कूल के 10th में साइंस मतलब मुझे लेनी नहीं थी। 10th के बाद लोगों ने बोला कि साइंस लेनी पड़ती है, तो साइंस लेके आपको फोर्स किया जाएगा। इशू होता है, प्रेस्टीज इशू। हाँ, पता है ना आपको, मैं स्मार्ट आदमी था। मैं बोला कि फोर्स करेंगे मेरे को। तो मैंने पूछा कितने में साइंस, तो साइंस ऐसे सबको देते भी नहीं है, आपको कुछ एग्रीगेट होना चाहिए 65 फर्स्ट डिवीजन दोनों में। आपका मैथ्स में और साइंस में, बायोलॉजी में जो भी है, 9th में 10th में आपका एक ऐसा नहीं है कि 55 आपका दोनों साइंस मैथ्स मिला के 50 नंबर आ रहे हैं, आपको साइंस मिल जाएगी, इतना आसान होता भी नहीं। तो मैं लोग अच्छा ऐसा है, फिर तो एक काम करता हूँ। तो मैंने मैथ्स और साइंस के पेपर में उतना ही लिखा जितना पास होने के लिए था। तो मैं उठ के आ गया। मैं बोला अब बोलो अब क्या कर लोगे तुम, किसी का बाप नहीं दे सकता मुझे। तो मेरे को मैथ्स में आए 38 नंबर, साइंस में आए 40 नंबर। मैं बोला आप दे के दिखाओ साइंस। देगा ही नहीं कोई। तो मैं
पहले प्राउड आदमी हो आप जब इतना प्राउडली बता रहे हो 38-40। हाँ, क्योंकि नहीं समझ में आती थी, नहीं मुझे पता था कि नहीं कोई फोर्सफुली दिला, इससे अच्छा आप मैंने पहले प्लान बना लिया कि साला नंबर ही नहीं लाऊंगा। और मैंने देखा है मेरे यूपी में भी बहुत लोगों को जबरदस्ती साइंस दिलाई जाती है, इनको इंटरेस्ट नहीं होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेस्टीज इशू कि उसमें ऑप्शंस ज्यादा हैं कि इंजीनियरिंग है, मेडिकल है या बाकी कुछ है। अवेयरनेस भी है, अवेयरनेस इश्यूज भी है। छोटे शहरों में हमें कभी लोगों की कहानी नहीं पढ़ाई गई कि कौन कौन सा सब्जेक्ट लेके आगे बढ़ा है। अवेयरनेस इश्यूज भी है। और आई थिंक अब आ गया है। फिर भी हम लोग जब 90s में थे, 2000 अर्ली 2000 में जब पास कर रहे थे हम, 2006-7 में 5 में मैंने पास, उस समय यार नहीं होता, उस समय लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि और क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजी क्या होती है, आर्ट्स क्या होता है, आर्ट्स से क्या बनोगे आप, इसलिए वही 2-3 कोचिंग दिख जाती है, IIT PMT, और आप उसी के पीछे पड़ जाते हो, बस यही ऑप्शन है और कुछ तो जिंदगी में कर नहीं सकते आप। तो फिर उसके बाद क्या किया आपने, मतलब कॉमर्स ले लिया? हाँ, कॉमर्स ले लिया। फिर मैंने कहा कि यार अब पढ़ाई का करनी है, तो मैंने मास कम्युनिकेशन में PG किया। और क्योंकि मुझे लगा कि अगर PG करना है तो आई थिंक पढ़ाई तो करनी चाहिए। मैं तो मानता ही नहीं, मैं कंप्लीटली अगेंस्ट हूँ इस फंडे के कि क्रिकेटर आपको बनना है, पढ़ाई नहीं करो चलेगा, बट अगर आपको आर्टिस्ट बनना है और आप पढ़ाई नहीं करते हो, तो ये लॉजिक मैं सुनता था ना कि यार हम तो अच्छी एक्टिंग करते हैं, पढ़ाई के करते हैं, बेवकूफी भरी बातें हैं वो। आई थिंक आर्टिस्ट को तो सबसे ज्यादा एजुकेट होना चाहिए। वो एक बहुत सारे जो मेरे भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके यही फोन आते हैं, सर हम ग्रेजुएशन छोड़ दें क्या, सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, छोड़ दें। मैंने कहा एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करो। नहीं, मैं कंप्लीटली अगेंस्ट हूँ इस चीज के। बिना अच्छी पढ़ाई के, बिना अच्छे एजुकेशन के आप अच्छे आर्टिस्ट बन ही नहीं सकते, क्योंकि आर्टिस्ट का काम ही आपको, आप थिएटर करोगे आपको प्लेस पढ़ने हैं, आप फिल्में करोगे आपको स्क्रिप्ट रीड करनी है, याद करनी है, आपको समझ होनी चाहिए। आप नहीं इंटरेस्टेड होगे उसमें तो आप एक्टर कैसे बन पाओगे? रीडिंग इज वन ऑफ द प्राइम थिंग ऑफ एक्टिंग, आई गेस। हाँ, नहीं, आपको कई चीज, आपको हार्डवर्क सिखाती है ना पढ़ाई। पढ़ाई से ज्यादा हार्डवर्क क्या सिखाएगी पढ़ाई? और डिसिप्लिन सिखाती है, हार्डवर्क सिखाती है, बहुत चीजें हैं यार। मतलब आप आज की डेट में इतने सारे आर्टिस्ट IITians हैं इसलिए क्योंकि उनको हार्डवर्क पता है। they might not be that talented, but their hard work is speaking for them. Perseverance, discipline and hard work are the course of success. बाकी knowledge is not that thing. वो पढ़ाई करके आता है, बिना पढ़ाई के कोई आपको ये सिखा नहीं सकता। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ना, तब तक ये नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है। मेरा पर्सनल थॉट है कि पढ़ाई नहीं, बिल्कुल सही है एक्चुअली। सो फिर FTI जो आपने एग्जाम दिया, क्या हुआ? नहीं हुआ 3 बार दिया, तीनों बार नहीं हुआ। मैं आखिरी, हालांकि मैं लास्ट स्टेज तक पहुंचता था वर्कशॉप में। 3 स्टेज होती है ना, रिटर्न होता है, उसके बाद इंटरव्यू ऑडिशन होता है, 3rd वर्कशॉप होती है। तो तीनों वर्कशॉप में अच्छी गई, तो नहीं हुआ। तो फिर वहीं किसी ने कहा कि अब FTI छोड़ो, इस दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जो है मुंबई शहर, वहां चले जाओ। वो बगल में ही है। बगल में ही है। तो क्या लगता है क्या गलती करी FTI में? क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि FTI में एंट्रेंस कैसे लें या क्या करें, तो उसमें कुछ गाइड कर सकते हो आपकी क्या, और प्रिपरेशन के तौर पे क्या करें? क्योंकि FTI के पेपर्स पड़े हुए हैं FTI की वेबसाइट पे, बट व्हाट आर द अदर काइंड ऑफ प्रिपरेशन दैट यू कैन डू? रिटर्न में तो आपको सिनेमा का थोड़ा बहुत नॉलेज है ना, और मैं कमर्शियल सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ, जहां से सिनेमा आया, कैसे बना, क्या होता है, फॉर्म ऑफ थिएटर्स, ये सब तो बेसिक पता ही होना चाहिए। उसके साथ जनरल नॉलेज, बेसिक अवेयरनेस की साल, जैसे आपको कुछ नहीं पढ़ना है, अगर आप FTI की तैयारी कर रहे हो, अगर आप जाना चाहते हो, NSD भी जाना चाहते हो, तो आप मनोरमा ईयर बुक हर साल खरीद लीजिए 1 साल, और मनोरमा ईयर बुक पढ़ते रहिए। ऐसा भी नहीं है कि बहुत डीप GK पूछा जाता है कि जो आपको लगेगा साइंस की बातें हो रही हैं, ऐसा कुछ है नहीं, बहुत अवेयरनेस वाला GK। उसके बाद आपका इंटरव्यू ऑडिशन होता है। अभी मेरे को प्रोसेस पता नहीं है, क्योंकि मैं तो 2010 में आखिरी बार दिया था, 11 में। 2010, 11 साल हो गए। तो मैंने भी दिया था 2009 में डायरेक्शन में। तो उसमें पूछा था कि चंडीगढ़ का आर्किटेक्ट कौन है, नाट्यशास्त्र किसने लिखा है, एंड आई वाज क्लूलेस कि मैंने कहा चाहिए तो पता ही नहीं है। फिर जब पन्ने पलटता रहा, अच्छा मैं जब एग्जाम दे रहा था तो उसमें डायरेक्टर भी बैठे थे, एक्टिंग वाले बैठे थे, सिनेमेटोग्राफी वाले बैठे थे। तो डायरेक्टर की तो एक मोटी सी किताब लाके उन्होंने सामने डाल दी कि आपको पूरी लिखनी है 3 घंटे में। एक्टर्स को और मोटी मिली थी। मैंने कहा बेचारे एक्टर वो सपना लेके आए शाहरुख अमिताभ बनने का, उनके सामने इतनी मोटी फाइल डाल दी तुमने कि लिखो बैठ के, एसेज लिखो बैठ के उसमें। सो देयर वर फोटोज हैं, आप इसको डिस्क्राइब करो। देन देयर वाज सिनेरियो कि एक जेनिटर है, एक नेताजी हैं और साथ में है, तो उन दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन होगा, राइट अबाउट दैट एज वेल। सो देयर वाज सो मच राइटिंग व्हिच आई रियलाइज कि दैट पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, कि इतना लिखना पड़ेगा हमको, लिखना पड़ेगा। प्लस ऑब्वियसली कई एक और चीजें होती हैं कि वो हर वक्त आपको टेस्ट कर रहे हैं इंस्टीट्यूट। अगर आप जाते हैं तो हमको सुबह 6 बजे वर्कशॉप थी हमारी, हमको सुबह 5:30 बजे बुला लिया, रिपोर्ट करो। वर्कशॉप शुरू होती थी,
वर्कशॉप रोज वैसे 8 बजे शुरू हो रही थी, उस दिन उन्होंने 6:30 बुला लिया। FTI के पीछे एक टीला है पहाड़ जैसा, वहां पे हमको सबको जाके सुबह सुबह सनराइज दिखवाया, वहीं बैठाए रखा। और अब बैठाए रखा और कुछ हो नहीं रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन, सीनियर्स जो कोऑर्डिनेटर थे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं कि आज क्या होगा। हम बैठे हुए हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, बैठे हुए हैं। सूरज चढ़ गया, बैठे हुए हैं। तो दे वर जस्ट चेकिंग द पेशेंस ऑफ एक्टर्स। अच्छा। हाँ, तो जो एक्टर तिलमिला रहा था, बार बार परेशान हो रहा था, इधर उधर घूम रहा था, जो नेचर को एंजॉय नहीं कर रहा था उस वक्त, भाई सनराइज हो रहा है तो सनराइज देखना, अभी ये मत पूछ कि क्या होना है आज। तो वहां नंबर कट रहे थे लोगों के, जो पेशेंट बुला के यार टाइम पास करवा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो वो बाद में हमको लगा कि इसके नंबर थे। अगर आप पेशेंसली बैठे, जो बोला आपको जा रहा है, बैठे हो आप, एंजॉय कर रहे हो नेचर में, अपने सुबह सुबह नेचर में अपने चित्त को आप ठंडा रख के सोच रहे हो, उनके नंबर कोई मिले। जो इम्पेशेंट थे उनके नंबर कटे हैं। मैं बोला अरे अच्छा, मैं इम्पेशेंट था वैसे तो। सही है। तो फिर उसके बाद क्या किया, मतलब आपने ग्रेजुएशन किससे किया था? ग्रेजुएशन मैंने इससे किया, बीकॉम से किया, उसके बाद मास कॉम। तो थिएटर कर रहे थे लगातार? थिएटर कर रहा था लगातार। हमारा एक पुणे में उस वक्त एक ही हिंदी थिएटर हुआ करता था, क्योंकि पुणे थिएटर इज वेरी मराठी डोमिनेंट, क्योंकि कोर मराठी ऑडियंस है वहाँ पे। तो वहाँ मराठी थिएटर की, हाँ, तो वहाँ मराठी थिएटर का जो सेटअप है, सिस्टम है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे नाटक होते हैं। मतलब आपको बॉम्बे में इतने अच्छे मराठी नाटक नहीं मिलेंगे जितने आपको पुणे में मिलेंगे। पुणे का कल्चर और स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी है, मैं देखा है बहुत। अरे मतलब उस समय तो जन्नत था। अभी तो मैं, क्योंकि मैं खुद देख नहीं पा रहा हूँ तो बता नहीं सकता, बट I think luckiest person of this country, they go to Pune for graduation because the vibe is too good. तो उस समय हिंदी थिएटर उतना कम था नहीं, तो सदर्न थिएटर वाज आर थिएटर। जो हमने एक हिंदी नाटक शुरू किए वहां पे, ऑडियंस कम होती थी हिंदी नाटक की ऑब्वियसली, बट इट वाज फन। मतलब वो आपने शुरू किया या आप किसी के अंडर काम कर रहे थे? नहीं, किसी के अंडर में नहीं कर रहा था। ये कुछ दिल्ली के ही लोग थे, और तो हमने शुरू किया। तो काफी फन था यार। मतलब सुबह अगर 5 बजे से रिहर्सल है तो दिन में 3 बजे पहुंच के झाड़ू लगाना और सेट साफ करना। एक बरगद के पेड़ के नीचे हमारी रिहर्सल होती थी। तो टिपिकल ओल्ड स्कूल, मतलब वो जो महक है ना ओल्ड स्कूल थिएटर की, वो रहती थी। बेंचे से बैठ के रिहर्सल करना और चाय और एक वड़ा पाव में पूरा दिन निकाल देना और वही एनर्जी के साथ। तो वो मतलब वो वक्त है, और वो इतना खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता है जब आप यंग हो और आप हर कुछ करने को तैयार हो। आपका जज्बा इतना ज्यादा है कि आपसे लोग 16 घंटे काम कराएंगे और आप चू भी नहीं करोगे। तो वो जज्बा था। तो वो जज्बा आई थिंक अब मिस होता है यार। आप कितना भी कोशिश कर लो, वो 16 घंटे वाली यंग एनर्जी नहीं आती। वो कोशिश करते हैं कि रहे, बट यार नहीं आती है। बिकॉज पहले कुछ खोने को नहीं था, अभी डर लगता है। खोने को 100 चीजें हैं, पाने को 100 चीजें हैं। उस समय ना खोने के लिए कुछ सोचते थे, ना पाने के लिए कुछ सोचते थे। नो कंपटीशन, जेलसी, नथिंग लाइक दैट। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। तो वो जो ये इसका नाम क्या है? इसका नाम चार्जर है। क्या नाम है? सही नाम है। हाँ, ये चार्जर। और मेरी दूसरी बिल्ली का नाम सीता है। सीता? अच्छा, आपका ये नाम कैसे पड़ा, शिवांकित? शिव एंड अंकित, मतलब ये ऐसा जैसे वो मैंने सुना था ना, रवीना टंडन का नाम है पापा मम्मी के ऊपर। सो वाज इट, इज इट अ सर्टेन नेम फ्रॉम रामायण और महाभारत, और इज इट सम कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स? It's combination of 2 words. My dad is a big Shiva devotee, and thanks to him, he made me also a big Shiva devotee. मैं हालांकि उस तरह का इंसान नहीं हूँ जो बहुत मंदिर जाए और शिव की आराधना करे, बट मैं हर वक्त भोलेनाथ को, शिव को अपने अराउंड देखता हूँ, एंड दैट एनर्जी इज व्हाट आई एम टुडे। सो मैं भगवान से डरने वाला नहीं इंसान नहीं हूँ। मैं भगवान को दोस्त बना के चलता हूँ, बिकॉज माय फिलॉसफी इज टू मेक फ्रेंड्स विद गॉड। सो मैं अपने शिवा से सब कुछ कह सकता हूँ, शिवा मुझे सब कुछ कह सकते हैं। तो मेरा वैसा वाला केमिस्ट्री उनके साथ बचपन से। और मैं डरता भी उनसे, ऑब्वियसली उनके रौद्र रूप हैं, बट सो वहां से आता है। मेरे पिताजी शिवा डिवोटी हैं। वो तो अपने जंगलों में उन्होंने अपनी शिवलिंगे ढूंढ रखी हैं, वो जाके पूजा करते हैं। अच्छा। मतलब ऐसे जंगलों में जाते हैं। मेरे को एक बार जंगल में लेगा और बोले कि खड़े रहो, देखना कोई भालू ना आए। मैं बोला क्या करेंगे? मैं जब तक पूजा कर रहा हूँ तुम भालू ताक के रखो। मैं बोला यार मैं भालू ताकूं अभी?
ये क्या हो रहा है, आ भी जाएगा तो मैं क्या कर लूंगा। हाँ, तो वो जंगल ऐसे, मतलब जहाँ गाड़ियां नहीं जाती, गाड़ी आप रोड में क्रॉस करो, नदियां, नाले, पहाड़, जंगल क्रॉस करके अंदर कहीं उन्होंने शिवलिंग स्थापित की हुई है। वो बैठ के पूरा 3 घंटे उनकी शिव आराधना चलती है, और मैं ऐसे वाले एक्सपीरियंस किए उनके साथ। तो अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। तो शिवांकित मतलब शिव के शरीर में, शिव के अंदर जितनी भी चीजें अंकित हैं, क्योंकि शिव की कई चीजें नेचुरल नहीं है, उन्होंने अंकित कर ली अपने अंदर जमाने को, दुनिया के लिए। उनको गंगा का फ्लो रोकना था, तो उन्होंने गंगा अपने जट में बांध ली, उन्होंने भुजंग लगा ली, उन्होंने सांप लपेट लिया, उन्होंने कंकाल रख लिए। तो उन्होंने सबके उद्धार के लिए कुछ कुछ जो भी अपने शरीर में अंकित कर लिया, जो उनका था भी नहीं, जहर पी लिया, तो उनका जो भी, तो उन्होंने सब जमाने दुनिया के लिए किया, दुनिया की भलाई के लिए किया। तो जो भी चीज उन्होंने, तो बेसिकली गंगा कंठ में जो उनके विष पिया उन्होंने, जो सांप है, जो भुजंग है, जो कंकाल, नर कंकाल है, वो सारी चीजें जो उनके अंदर अंकित हैं, वहां से शिवांकित। वेरी नाइस नेम, बहुत अच्छा। सो ये फिर आपने बीकॉम के बाद डिसाइड किया मास कॉम करना, तो इस बीच टोटल कहीं आपके पापा ने आपको बोला कि बेटा क्या कर रहे हो जिंदगी में? कभी नहीं? नहीं, कुछ नहीं बोला। कभी एक्टिंग को लेकर जब आपने बोला तो कभी कुछ बोलने की कोशिश करी, क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं, बिकॉज my father might be a government officer, but also inside he's an artist, he's a painter, he's a poet है। तो उनको पता था, तो मे बी उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन जब वो बड़े हो रहे थे, तो he couldn't afford to be an artist, but when he was rich enough to support me, so he never doubted my talent. So अगर I think उनके पास अगर उनका बचपन में फाइनेंशियल सपोर्ट होता, और वो एक ऐसी उस सिचुएशन में से मैं बड़ा हुआ, हर जैसे फैसिलिटी मिली मुझे, उन्हें अगर मिल रही होती तो शायद वो भी आर्टिस्ट होते, बट उन्होंने गवर्नमेंट जॉब किया बिकॉज फैमिली उस समय रिक्वायरमेंट थी। तो आई थिंक उन्होंने कभी रोका नहीं, तो वो कमेंडेबल है यार, मतलब मैं लकी हूं यार, पेरेंट्स सपोर्टेड यू। सो पीजी करते करते फिर उसके बाद क्या डिसाइड किया आपने? पीजी के बाद यार पता ही था कि क्या करना है, मुंबई जाना है। मुंबई जाना है, तो मुंबई आते ही पहले जिस दिन उतरा, मेरे को समझ में आया कि नहीं यार, सिर्फ एक्टिंग से तो मेरे को मुंबई कि किसी के घर जाना है, मेरे को क्या करना है? नहीं, कुछ पुणे के दोस्त, कुछ पुणे के थिएटर दोस्त है, जिनके साथ घर का ही होता है ना, कि घर मिल जाए पे, हाँ, रहने का हो जाए। किसी को नहीं जानता था यार, सब शुरू हुआ धीरे धीरे ही। और मतलब टीवीएफ के आने के पहले कुछ था नहीं ऐसा कि बहुत मैं जानता हूँ, बहुत लिमिटेड लोगों को जानता था। आई थिंक टीवीएफ अगर नहीं होता तो शायद मैं आपसे आज बात ही नहीं कर रहा होता, कहाँ होता मुझे पता ही नहीं है। मैं बहुत आलसी आदमी, काम करने के ढूंढने के चक्कर में। आप मेरे पास काम दे दोगे तो एनर्जी रहेगी, काम ढूंढने में जो आलस होती थी ना मुझे शहर पसंद नहीं आ रहा था शुरू में, ट्रैफिक इतना, और इतना दूर कंजेस्टेड, कोई रूल फॉलो नहीं करता है ट्रैफिक के, और प्लान तो है ही नहीं सिटी। मतलब आपसे पूछा चंडीगढ़ किसने डिजाइन किया, हे भगवान, उस इंसान को बंबई भेज देते, वो थोड़ा यहाँ आके भी डिजाइन कर देता शहर को। यहाँ तो ऐसा लगता है कि मतलब आंख बंद करके अंधों ने बनाया ये शहर, जहाँ जगह मिली बनाते चले गए। ना रोड की समझ, ना ड्रेनेज की समझ, ना बिल्डिंग बनाने की समझ। अरे मतलब आप जब मेट्रो शहर बनाते हो तो आप रोड के हमेशा आप इतने एक इधर एक जगह छोड़ते हो, कहीं कल को मेट्रो बने, कल को रोड बने, रोड पाइपलाइन बिछ रही हो तो जगह हो कम से कम। ये तो अंग्रेज सिखा के गए ना हमको कि भैया शहर कैसे बनाना चाहिए। वही तो पता नहीं, कोई लगता है सब वो अंधेरी नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि वो जो आर्किटेक्ट था अंधा था, उसको कुछ भी पता ही नहीं था, उसके नाम ही पड़ा होगा कि क्या बना रहा है भाई। टाउन आप देखो जा कितना अच्छा मैनेज्ड है, और यहाँ तो ऐसा हाँ। अब ना वो जो नॉर्दर्न मुंबई है ना, विरार और बोरीवली, मीरा रोड, वो बहुत अच्छा है। वो वाशी कितना अच्छा है, वो प्लान्ड है। जहाँ हम रहते हैं ना, अंधेरी, लोखंडवाला, ये सब परसोवा, बांद्रा, ये तो पता नहीं किस आदमी ने प्लान करके बनाया भाई। और एकदम एक्सट्रीम है। वेस्ट में जाओगे तो एकदम साफ सुथरा फिर भी दिखेगा, ईस्ट जाते ही एकदम गंदा होना शुरू हो जाता है। बांद्रा ईस्ट तो बहुत ही गंदा है, एकदम ही कॉन्ट्रास्ट दिखता है आपको। सो फिर आने के बाद कहाँ, मतलब क्या स्ट्रगल रहा? मतलब काम मिल गया अपने आप या फिर? नहीं, आते ही समझ में आ गया कि सिर्फ एक्टिंग करके तो इस शहर में चलेगा मतलब आप 2 दिन काम है, 28 दिन फ्री बैठे हो, तो क्या करें? उसमें पैसा नहीं मिलता है उतना। तो राइटिंग का नैक था, तो मैं बोला चलो राइटिंग शुरू करते हैं, राइटर बनते हैं। तो फिर टीवी मिल गया, तो सावधान इंडिया वगैरह लिखने लगा, टीवी के डायलॉग वगैरह लिख लगा, थोड़ा सीरियल वगैरह में। पैसा अच्छा, फ्रेंड्स काम करते होंगे टीवी में?
हाँ मेरे के थ्रू मिल गया। तो कुछ कुछ फिल्में भी लिखी, मेरे को राइटर हुआ करते थे मेरे, मतलब मैं जिनके मैं उनको मेंटर मानता हूँ। तो अंबर नाम है उनका, तो वो उनके साथ मैं कुछ फिल्में लिखता था। हम लोग स्ट्रगल करते थे, प्रोड्यूसर्स को पिच कर रहे हैं फिल्में, बट कुछ हो नहीं रहा था। फिर हम दोनों की ये, हाँ 13-14 की बात, 13-14 की बात है। अब लेकिन पैसे हो ही नहीं है, जेब में पैसे ही नहीं है, तो क्या करें। तो फिर लकीली हमको टीवी मिला, तो हमने साथ में टीवी लिखना शुरू किया। तो खूब हमने सावधान इंडिया से खूब सारा पैसा पीटा, और बट क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन नहीं। और मतलब पहली बार तो मैं विलन का वो लिख के चला गया, मतलब कि विलन विलन क्यों है, है ना। आप लिखते हो ना कि विलन क्यों विलन बना, आप एज अ राइटर सोचोगे ना एक बार, विलन विलन क्यों बना। तो वो चिढ़ गए टीवी वाले, अरे यार विलन विलन है, विलन को जस्टिफाई मत करो, जनता बोलेगी विलन जस्टिफाई हो जाएगा, जनता बोलेगी फिर तो हम भी विलन बन सकते हैं अगर जस्टिफाई हो। तो बोला अच्छा ऐसी राइटिंग होनी है क्या, मतलब ग्रे राइटिंग नहीं होनी है। क्योंकि मैंने जीवन ग्रे कैरेक्टर्स देखे। मैं पहली फिल्म जो थिएटर में देखने गया था वो खलनायक। दूसरी फिल्म थिएटर में देखने गया डर। तीसरी फिल्म देखने गया थिएटर में अंजाम। तो मुझे लगा कि भाई हीरो तो ग्रे ही होता है, फ्लॉड होते हैं। संजय दत्त में फ्लॉ थे, डर में शाहरुख में फ्लॉ है, क्राइम है जस्टिफिकेशन, अंजाम में, बाजीगर में शाहरुख में फ्लॉ है, तो हीरो वही है। हम लोगों ने ग्रो किया उसका, 90s के डे हम लोग उसी के साथ ग्रो किया हम लोगों ने। हाँ, तो मुझे लगा कि तो यही विलन होता है, यही हीरो होता है, फ्लॉड होते हैं सब, ग्रे होता है सब कुछ। खलनायक वाज अ ग्रे फिल्म, बाजीगर वाज अ ग्रे फिल्म, अंजाम वाज अ ग्रे फिल्म, डर वाज अ ग्रे फिल्म। तो मुझे लगा कि वही सीख के आए थे। तो मुझे आज भी बिना, जिसमें हीरो बहुत अच्छा है और सब अच्छाइयां हैं उसमें, वो फिल्में कहीं पसंद नहीं आई। मैं उन कितनी भी अच्छी फिल्में, उन फिल्मों को फिल्म मानते ही नहीं। तो ये जो राइटिंग आपने करी, तो इसकी कुछ ट्रेनिंग थी पहले से, या फिर ऐसे ही लिखना शुरू कर दिया था? मतलब यू यूज्ड टू यूज सॉफ्टवेयर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे स्क्रिप्ट लिख के दे दी, या नहीं, टीवी में उतना फाइनल ड्राफ्ट सेलटेक्स चलता नहीं है। बट अगर आप सीखने जाएंगे तो एक दिन का काम है सेलटेक्स, एक दिन का काम है। ट्रू, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो उसमें क्या एक ड्राफ्ट लिख के दे दिया डायलॉग वालों के साथ पेपर पे? तो बस आपकी ग्रामर और स्पेलिंग अच्छी होनी चाहिए बस। जो मेरा हेडेक ये था कि स्क्रिप्ट तो अच्छी है, बट ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग हिली हुई है, वहां टेंशन होती है मेरे को बहुत। मेरे को लगता है यार, अब ये कई बार आप बड़े लोगों को भेजते हो जिनकी अंग्रेजी अच्छी है, फिर वो जज करेंगे, स्टोरी छोड़ के इस पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं। अब बाकी स्टोरी तो मैंने पढ़ी नहीं, पर ये प्रॉब्लम कैसे है? स्ट्रक्चरिंग का प्रॉब्लम है। स्ट्रक्चरिंग का प्रॉब्लम नहीं, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग का प्रॉब्लम है। पैराग्राफ क्यों नहीं चेंज किया आपने? और मेरी स्पेलिंग, नहीं वो सब पता है, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती हैं। मतलब मैं रिसीव्स को, मुझे स्पेलिंग ई लगाना भूल जाऊंगा तो कहीं आई लगाना भूल जाऊंगा। तो यार मुझे फिर लगता है कि हम लोग को आधा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने बर्बाद कर दिया है। ऑटो करेक्ट हो जाता है ना उसमें। नहीं, वो सेलटेक्स में भी, आप अगर ऑनलाइन आपका नेट ऑन है तो सेलटेक्स में भी आप फाइनल ड्राफ्ट में भी आपकी स्पेलिंग करेक्ट होती है। हाँ, तो उसी ने बर्बाद किया है बेसिकली। तो हमें स्पेलिंग याद ही नहीं होती, कुछ भी टाइप कर दो, ऑप्शन आ जाता है, क्लिक कर देते हैं उसी में। ये भी इश्यूज होते हैं। फिर उसके बाद जर्नी क्या रही? सावधान इंडिया से बोर हो गए, मतलब कि बस अब नहीं करना यार, ये हो गया अभी। हाँ, आंखें यहाँ चली गई थी, यहाँ घुस के। डेडलाइंस बहुत होती है ना टीवी में, कि आपको लिख के अभी देना है, वहां पे क्रू बैठा हुआ है। हाँ, 3 दिन में आप 40 पेज 30 पेज की स्क्रिप्ट लिख देते हो, तो ऑब्वियसली आप रात भर जग रहे हो और सब कुछ देना है। एक दिन में डायलॉग लिख देते हो आप। सिस्टम अभी चेंज हो रहा होगा पता नहीं, बट थोड़ा है, बहुत हेक्टिक है। और आई वाज वेरी यंग, सो आई रियलाइज्ड आई एम गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन एक्चुअली। तो मैं फिर छोड़ा। तो वैसे वाली चीज है। फिर उसके बाद यार ऑनलाइन बूम आ गया इंडिया में। फिर टीवीएफ हो गया, टीवीएफ के बाद पिक्चर्स आ गया, पिक्चर्स के बाद तो टीवीएफ से कैसे मुलाकात हुई? दोस्तों के थ्रू यार। मेरे कुछ जो रूममेट्स थे वो टीवीएफ में इंटर्नशिप कर रहे थे। तो वो बस ऐसे छोटे मोटे एक्टिंग के काम के लिए बुला लेते थे कि आ जाओ एक रोल के लिए, ये डायलॉग बोल के चले जाओ, ये वॉइस ओवर कर दो। तो धीरे धीरे मैं टीवीएफ के ऑफिस जाने लगा, छोटे छोटे काम करने लगा वहां पे। एक दिन की एक्टिंग या किसी की आवाज देनी है, आवाज देने चला गया। तो ऐसे करते करते दोस्त बन गए। तो एक होता है पारिवारिक नेपोटिज्म, एक होता है दोस्ती वाला नेपोटिज्म। तो मैं दोस्ती वाले नेपोटिज्म के थ्रू टीवीएफ में पहुंच गया। वहां से मेरी जर्नी शुरू हो गई टीवीएफ की। हाँ। तो टीवीएफ में ऐसे कभी ये फिल्म लाइन में आने की नहीं सोची? मतलब कि फिल्में करता हूँ यार, बड़ा कुछ करता हूँ यार, मौका ही नहीं मिला। क्योंकि काम टीवीएफ के बाद ऑनलाइन ही इतना बूम पे चला गया कि फिल्में कभी दिखी नहीं कि फिल्में भी करनी। अब
एज एन एक्टर फिल्में काम भी अच्छा हो रहा है। हाँ, काम भी अच्छा हो रहा है, एज एन एक्टर फिल्में कर रहे हैं, ऐसा नहीं। बट सच बताऊं, मेरा पर्सनली आने वाले 4 साल तक तो फिल्म लिखने का मन नहीं करता, मैं वेब सीरीज ही लिखना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास ज्यादा बड़ा प्लेग्राउंड है और यू कैन एक्सप्लोर ज्यादा कैरेक्टर्स। फिल्म में आपको हीरो पे ध्यान रखना पड़ता है, बाकी कैरेक्टर फिर भी थोड़ा आपको टाइम कम मिलता है एक्सप्लोर करने का। वेब में आप नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, उनके अंदर जा सकते हो, तो मुझे लगता है कि वेब ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ मैं लिखना अभी। तो इतनी कहानियां ऑलरेडी हैं कि 3 साल तक तो वेब में लिखूंगा तो चल जाएगा, फिल्में लिखने की जरूरत नहीं। सो ये क्या कहते हैं, आपने फिल्म की स्क्रीन पे लिखी है कभी? हाँ, मैंने लिखी है, बनी कोई नहीं है, तो उससे वही मतलब आगे लिखी है, दैट्स हाँ, लिखी है। तो मैंने शुरुआत फिल्म लिखने से ही की है, फिल्म स्क्रिप्ट्स लिखी है, और स्ट्रक्चर बनाना और बेस कैरेक्टर ग्राफ, कैरेक्टर बिल्डअप, वो सब फिल्म वाली स्क्रिप्ट से सीखा है, जो आपकी 100 पेज की होती है, 120 पेज की, 90 पेज की होती है। बट वेब में तो आप मतलब अगर आप 12 एपिसोड या 10 एपिसोड कर रहे हो तो आराम से आपकी स्क्रिप्ट जाती है 300 पेज, मतलब 300 पेज मतलब ऑलमोस्ट 3 फिल्म आप लिख रहे हो। और फिल्मों में एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 होके खत्म हो जाता है। हाँ, ठीक है, यहाँ हर 30 पेज में तीनों रहेगा, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3। हर एपिसोड में एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 चाहिए। तो आपके पास 6, अगर 5 एपिसोड की वेब सीरीज बना रहे हो, 5 सीधा कर लीजिए। बहुत कंटेंट हो गया। तो बहुत ज्यादा टफ है, वेब लिखना ज्यादा टफ है। So what is your writing style? मतलब कि you write the synopsis completely, outlining, treatment, your note लिख लिया, उसके बाद वेब सीरीज लिखना शुरू किया, you directly jump on the screenplay? नहीं, नेवर जंप ऑन स्क्रीन पे डायरेक्टली। आप फेल करोगे। लोगों के पास कई बार मैंने गलती करते देखा है, लोगों के पास विजन और शॉट्स होते हैं। कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप देखते हैं कि एक रेगिस्तान में मिराज चल रहा है ऐसा, और एक वो आ रही है, क्या चल के आ रही है, गाड़ी, कमांडर जीप देखते हैं। कमांडर जीप हम अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी हथकड़ी में बैठा था। फॉर एग्जांपल, जब भी कोई आपको सुनाना शुरू करे, आप समझ जाओ ये स्कैम है। मतलब मुझे बताओ पहले कहानी क्या है, मुझे शॉर्ट बाद में समझाओ। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग क्या दिमाग में ना अच्छे शॉर्ट्स होते हैं, तो वो लोग, मैं भी गलती करता हूँ, मेरे पास 10 अच्छे शॉर्ट्स होते थे तो मैं सोच रहा था कहानी उस पर, बट ऐसा नहीं होता है। पहले आपकी सेंट्रल लाइन, 1 लाइन में कहानी क्या है, आप कहना क्या चाहते हो, ये कहानी किसकी है, ये कहानी क्यों कही जा रही है, इस कहानी कहने का मतलब क्या है, आप इस कहानी से कहना क्या चाहते हैं। तो वही जो हम कोई कॉमिक्स में पढ़ाते थे, व्हाई, व्हेन एंड व्हाट, जो भी की डिमांड क्या है ना। तो पहले तो ऐसा, तो आप पहले अगर आप कुछ कहानी सोचते हैं और सोचते वक्त आपके दिमाग में शॉर्ट्स आने लगे, तो मतलब आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। शॉर्ट्स नहीं आने चाहिए आपके दिमाग वो शॉर्ट्स आना जब अभी कहानी पूरी हो जाएगी तब की बात है। जब आपके स्ट्रक्चर बन जाता है तो आप शॉर्ट्स लिखते हो कि नाउ वी सी व्हाट, क्लोजअप है कि वाइड है कि कहां से खुल रहा है। तो कई बार यंग फिल्म मेकर्स ही गलती करते हैं मुझे कि आई थिंक वो लोग शुरू में ही शॉर्ट्स सोचना शुरू कर देते। तो आई थिंक जो मैंने देखा है, बहुत एक्सपीरियंस है कि आई थिंक वो नहीं करना चाहिए कभी। पहले अपने किरदार, अपनी कहानी बना लो, अपने किरदार बना लो, वो शुरू कहाँ से होते हैं, वो कहाँ खत्म होना चाहते हैं। एक कैरेक्टर को अगर आप ए से शुरू करना चाहते हो तो वो उसकी जर्नी में वो कहाँ तक जाएगा, पहले जब आप वो बना लेते हो तो फिर उसके वो कैसे बिहेव करेगा, तो फिर आप कहानी आपकी बनती जाती है। तो आप पहले पूरी आउटलाइन लिख देते हो? पहले पूरी आउटलाइन, तो नॉर्मली आउटलाइन आपका, अगर ये 10 एपिसोड का कोई वेब सीरीज है, पहले मैं अपने कैरेक्टर्स, मेरे जो एपिसोड में जो कैरेक्टर्स हैं उनसे मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं कि अगर मैं एक ऐसा इंसान हूँ तो मैं इस सिचुएशन में क्या क्या कर सकता हूँ, ये करूंगा या ये करूंगा, फिर उसके हिसाब से फिर आपकी कहानी बढ़ती है। कई बार देखिए डिपेंड करता है, कई बार आपके पास एक प्लॉट ड्रिवन कहानी होती है, कई बार कैरेक्टर ड्रिवन होती है। तो प्लॉट ड्रिवन क्या होता है ना, प्लॉट ड्रिवन फिल्म के लिए वर्क करता है, क्योंकि एक प्लॉट है, एक 1 लाइन है कि जो अभी आई जाए, मान लीजिए बधाई दो, दो एक होमोसेक्सुअल लोग हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि एक साथ रहेंगे और दुनिया को झूठ बोलेंगे कि हम शादीशुदा हैं और हम एक साथ रहेंगे अपने अपने ओरिएंटेशन। ये प्लॉट आइडिया है, कैरेक्टर ड्रिवन नहीं है, प्लॉट ड्रिवन। इस पे आप 2 घंटे की फिल्म बना सकते हो, एंटरटेन कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। इस पे अगर आप 10 एपिसोड का वेब सीरीज बनाने जाओगे तो खिंच जाएगी, बोर हो जाएगी, कितना दिखाऊंगा। तो वेब सीरीज हमेशा कैरेक्टर ड्रिवन होती है कि आपने एक कैरेक्टर सोचा कि मेरा एक कैरेक्टर है
जो ऐसा सोचता है, ऐसा करता है, अब उसका जीवन आगे कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, उसके साथ जो कैरेक्टर जुड़ेंगे, उसके साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट लाएंगे, फिर आप प्लॉट फिर सेकेंडरी होता है, प्लॉट कैरेक्टर के एक्शन से बनता रहता है, कैरेक्टर की जर्नी हो जाता है बेसिकली, जैसे हर्षद मेहता का स्कैम था, तो अगर मेरे कैरेक्टर ने गुस्से में किसी को मार दिया मुक्का और उसने जाके पुलिस में कंप्लेन कर दी, तो ये प्लॉट बन गया कि अब मैं पुलिस से कैसे बचूंगा, ठीक है। तो हमेशा प्लॉट कैरेक्टर के थ्रू बनता है। यहाँ पे फिल्मों में आप प्लॉट होता है आपके पास, फिर आप उसके राउंड कैरेक्टर बनाते हो, तो वो खींचना इजी होता है 2 घंटे। बट अगर आप प्लॉट ड्रिवन कहानियां वेब सीरीज में आप नहीं खींच पाओगे कभी, वो एक वक्त के बाद वो फ्यूल खत्म हो जाता है। तो आपको अपना कैरेक्टर इतना ज्यादा अच्छा रखना पड़ेगा कि वो आप उस कैरेक्टर को 3 सीजन लेके जा सकते हो और उसकी जर्नी 3 सीजन तक दिखा सकते हो। So is your method of writing web series is independent, और आप भी सोच समझ के करते हो कि यार एंड में ना मुझे हुक पॉइंट देना ही देना है, और इज देयर सम रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कंपनी के हुक पॉइंट दे के रखना और ऐसा करके रखना? नहीं, वो देखिए वो साइंस है, आपको हुक पॉइंट तो देना ही है क्योंकि आपको अगला एपिसोड देखना है, आप फिल्म तो खत्म नहीं कर रहे हो, आपको अगले एपिसोड में जाना है। बट हुक पॉइंट जब तक ऑर्गेनिक है कि आपने एक सर्कल कंप्लीट किया है, ऑर्गेनिक आ रहा है कि हाँ यार ये कहानी इस तरफ जा रही थी और सही जगह पे छोड़ा है, अब मैं आगे क्या होगा देखना चाहता हूँ, ये तो आई थिंक करना ही चाहिए। और कई बार ये बहुत यार फिजिक्स और मैथ्स की तरह ये चीज है कि आप कैसे कैसे नट बोल्ट फिट करते हो कि इंजन सही वर्क करे, सीन्स इंटरेस्टिंग हो। हाँ, ये तो करना ही है, इसके बिना आप ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं यार वो हम लोग जब एक एपिसोड लिखते हैं तो हमसे नरेशन में ये हमेशा पूछा जाता है कि भाई अगला क्या, आगे क्या होगा, ये मैं सोच पा रहा हूँ क्या, कि मैं देखना चाहता हूँ क्या, ये सवाल हम पूछते हैं कि क्या आप आगे देखोगे, क्या आपको इंटरेस्ट बना, ये कैरेक्टर अब क्या होगा, आप इस पे इंटरेस्ट हो रहे हो, तो ये तो सबको करना चाहिए, नॉर्मल है वो बेसिकली। तो अभी आपने इतना एक्टिंग कर लिया, राइटिंग कर लिया, अभी डायरेक्शन के बारे में क्या प्लान है? डायरेक्शन किया आपने? अभी नहीं किया ना? नहीं यार, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है डायरेक्टर बनने का, तो मैं नहीं करना चाहता। मेरे को तो करना नहीं चाहते या फिर आगे करोगे, अभी नहीं करना चाहता? मेरे को पहली बार में ही एक्टर की एक्टिंग अच्छी लग जाएगी, मैं आगे बढ़ जाऊंगा कि नेक्स्ट शॉट तो हाँ चल हो गया आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ो। अरे सर वो ना लाइट में एक बीम आ रहा था इधर से, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता लाइट वाइट, तो मेरे से डीओपी साउंड वाले बहुत चिढ़े रहेंगे कि यार ये हमें कोई वैल्यू नहीं कर रहा है यार, हम बोल रहे हैं कि सर लाइट अच्छी नहीं आ रही है। मेरे लिए क्या है कि मैं थिएटर वाला आदमी, तो मेरे को एक्टिंग मोमेंट दिख गई ना तो मैं बोलूंगा आगे बढ़ो। मैं सर वो साउंड में एक बीच में रसल आया था करके आवाज आई थी, तो मैं चिढ़ जाऊंगा उसमें, भाई बहन दो। तो मैं वैसे सोचता हूँ ना, तो मैं इसी डायरेक्टर नहीं बनता कि यार मैं डायरेक्टर बनूंगा तो मैं दुश्मन बना लूंगा अपने लाइफ में, तो अभी आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स यार कुछ प्लान नहीं करता हूँ यार, मैं जो चलता है चल रहा है, बट प्रोजेक्ट वाइज एक टीवीएफ की सीरीज है मैंने लिखी है, जो मैंने लिखी है स्पोर्ट्स ड्रामा है, उसी में एक्टिंग कर रहा हूँ। तो अभी मेरा पूरा ऐसा यहाँ पे घोड़े की तरह पट्टी लगा के सिर्फ उधर देख रहा हूँ और इधर आसपास देख नहीं रहा। गुड अच्छा, फोकस होना चाहिए। बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है मेरा कि मैंने खुद लिखा है, मैं क्रिएटर भी हूँ और मैं खुद एक्टिंग भी कर रहा हूँ लीड उसमें। अच्छा, तो डायरेक्टर कौन है उसके? डायरेक्टर अभी मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा आपको, बट है हमारे टीवीएफ के ही। अच्छा। और मैं ज्यादा डिटेल नहीं दे पाऊंगा अभी क्योंकि हम लोग अभी फ्लोर पे गए नहीं। अच्छा, अभी बनी नहीं है? नहीं, अभी शुरू होना है उसका, मार्च से शायद हम फ्लोर पे जाएंगे। अच्छा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू माय चैनल एंड इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। आपने बहुत सारे इतने सवाल हैं? ये सवाल तो और बहुत सारे हैं मेरे पास, मैं पूछता रहूंगा, आप बोर हो जाओगे बाद में। नहीं पूछ लो, 1 घंटे तो अपन 1 घंटे नहीं हुए ना अभी। 1 घंटा नहीं हुआ? हाँ तो 1 घंटा तक आराम से कर सकते हैं, आप पूछ लो। आप कुछ फन कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है। अच्छा, नहीं मुझे कुछ चीजें पूछनी थी, ठीक है, इसको आप ऑफेंस लेवल में मत लेना, ठीक है, पर मैं कोई सवाल पूछना था कि आपके बाल नहीं है तो ये नेचुरल है या फिर आप शेव करते हो? नहीं नेचुरल है यार, झड़ गए। अच्छा, क्योंकि मेरे पास एक वीडियो बनाया था मैंने, कुछ बच्चों ने मुझे पूछा था सर हमारे कट मार्क है, मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ, मेरे बाल नहीं है, या मेरा ये प्रॉब्लम है, या मेरे हाथ कटा हुआ है, सर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, क्या मैं बन सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? सो how do you cope with that? Did you at certain point of time felt कि यार मेरे बाल नहीं है, I won't be become an actor, मेरे को लोग हीरो नहीं समझेंगे? उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की आप बात कर रहे हो जायज है, क्योंकि जब मैं उनकी उम्र में रहा हूँ शायद 24-25 में मेरे बाल झड़ने शुरू हुए, 25-26 में, तो मुझे भी मेरे अंदर ही वो आ गया था यार कि शिट यार करियर खत्म, अब क्या होगा, एक्टर कैसे बनेंगे। बट अपने आप को बैक करना होता है यार, बिकॉज सच बताऊं तो वो जमाना गया,
क्योंकि मैं भी इतने कास्टिंग डायरेक्टर से मिलता हूँ, इतनी कास्टिंग में बैठता हूँ, इतना काम देख रहा हूँ अपने आसपास, तो आई थिंक देखो 2 पैरेलल लाइन है। एक गुड लुकिंग इन्फ्लुएंसर्स जिनको अपने लुक्स की वजह से काम मिल रहा है, अपनी क्यूट स्माइल की वजह से काम मिल रहा है, अपने अच्छे हेयर स्टाइल की वजह से काम मिल रहा है, वो पैरेलल चल रहे हैं। और अगर आप सर्टेनली दिखते हो, आपके अंदर कि आपको ये डर है कि अरे आप गंजे हो या आपके कट है या आपके होठ मोटे हैं, वो इधर चल रहा है। तो ना जब तक वो लाइनें पैरेलल चलती हैं, आपकी अपनी जगह है, उनकी अपनी जगह है, आपकी लाइनें कभी क्रॉस नहीं होंगी। प्रॉब्लम कब आती है? जब लाइनें क्रॉस होती है ना, तब तो प्रॉब्लम आती है ना कि वो आपका रोल ले लिया, वो उसका आप रोल ले लिया। बट ये पैरेलल चलेंगी। पैरेलल सिनेमा क्यों बोलते हैं? पैरेलल सिनेमा इसीलिए कहते हैं ना कि पैरेलल सिनेमा को ये डर नहीं है कि कमर्शियल सिनेमा उसका मार्केट खा जाएगा। कमर्शियल सिनेमा को उसका डर नहीं है कि पैरेलल सिनेमा उसका मार्केट खा जाएगा। तो कमर्शियल सिनेमा और पैरेलल सिनेमा कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, इसीलिए उसका नाम पैरेलल सिनेमा रखा गया है कि वो ऐसे चलते रहे, वो उसका अपना ऑडियंस और अपनी व्यूशिप चलती रहेगी, और इसी तरह कमर्शियल सिनेमा की अपनी व्यूशिप चलती रहेगी। कुछ लोग कई बार स्मार्टली, आमिर खान जैसे लोग पैरेलल सिनेमा और एंटरटेनमेंट, मतलब कमर्शियल सिनेमा को एंटरटेनिंग सिनेमा को बीच में लाके कहीं इंटरसेक्ट कराए हैं थोड़ा। तो वो जादू है, वो जादू सबके बस की बात नहीं है। वो जादू अगर आप कर पा रहे हैं तो आप बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं, जो आई थिंक स्पीलबर्ग करते हैं या जो लोग करते हैं हॉलीवुड में, ऐसा नहीं है। तो वही है यार, तुम अपनी जर्नी जियो, वो अपनी जर्नी जिएंगे। तुम लोग क्योंकि इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हो तो डरना है किस बात? और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि समटाइम्स हमने देखा है कि जो आपके हैंडीकैप्स होते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, ये एक्चुअली आपका यूएसपी बन जाते हैं। राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सिल्वेस्टर स्टैलोन है, उसके भी तो थोड़ा लिस्पिंग होता है, पर मैंने उसी पे वीडियो बनाया था कि सिल्वेस्टर स्टैलोन है और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, बट देन ओवर द टाइम दे डू दैट थिंग। गेम ऑफ थ्रोन्स में पीटर डिंकलेज का नाम 4थे नंबर पे आता था सीजन 1 में, 3rd सीजन पे उसका नाम पहले नंबर पे आता था, एंड ही बिकेम अ सेलिब्रिटी, ह्यूज सेलिब्रिटी। इट टुक हिम 20 years बट ही बिकेम अ ह्यूज सेलिब्रिटी आफ्टर दैट। मैं तो आप चलिए ऐसे लोगों के एग्जांपल दे रहे हैं जिन्हें हम सिर्फ देख रहे हैं टीवी में। मैं तो अपने ग्रुप में हमारे छोटी मियां के एग्जांपल, छोटे मियां क्या है वो, आप भूल जाते हो एक वक्त के बाद। हाँ। जब वो आदमी एक्टिंग करता है तो आपके दिमाग में वो सब चीजें नहीं रहती हैं, आप भूल जाते हो। अगर आप परफॉर्मर अच्छे हैं, आप अच्छे एक्टर हैं, तो डजंट मैटर एनीथिंग यार, कोई कुछ मैटर नहीं करता। और उनके ऐसी कॉमिक टाइमिंग बहुत लोगों के पास नहीं है जो उस आदमी के पास। हाँ बिल्कुल, तो, मतलब उनके तो वीडियोस हैं तो एकदम ही वायरल हो रखे हैं। एंड वी नेवर टेक जोक्स ऑन दोस थिंग्स। हम लोग उनको एज अ नॉर्मल एक्टर है, वो एक्टिंग करते हैं, अपना परफॉर्म करते हैं और चले जाते हैं। तो नेवर थिंक अबाउट, मतलब वो सब चीजें मैटर ही नहीं करती हैं कुछ यार। वो आपको बैक करना पड़ेगा, कोई और आपको बैक करने नहीं आएगा। स्टॉप सीकिंग सिंपैथी, एक सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज ये है। हाँ। समाज आपको बैक करने नहीं आएगा, आपको अपने आप को बैक करना पड़ेगा और अपने आप को ही इंस्पायर करना पड़ेगा। अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, सब सही हो जाता है। मतलब चेहरे पे वो सब चीजें मैटर ही नहीं करती। मैं वही अपना एग्जांपल देता हूं। मैं एनुअल फंक्शन में 2000 स्कूल में 9th-10th की बात है कि मेरे को एक डांस करना था, एक चतुरनार, वो जो महबूब का गाना है, उसमें महबूब गंजा है, चोटी है, तो मेरे को चोटी लगानी थी। मेरे को लगा कि यार चोटी बाल पे लगाऊंगा अच्छे है, गंजा होना पड़ेगा, महबूब अगर लगना है। मैं गंजा हो गया। बड़े सबकी, अरे यार इतना एक बच्चा डांस के लिए गंजा हो गया। मैं गंजा हो गया। सब शौक थे कि यार इसने बाल घटा दिए। और उस समय आप कॉलेज स्कूल की लड़कियों को भी इंप्रेस करना है आप, है ना? तो गंजा हो जाना, आप 4 लड़कियों से क्रश है, आप 4 लड़कियों का क्रश है, और उन 4 लड़कियों का क्रश भूल के गंजा हो जाना इज वाज अ वेरी डिफिकल्ट। तो अब लगा ली मैंने। उसी एनुअल फंक्शन में मेरे को 2 रोल और मिल गए। एक गांधी जी का दांडी मार्च में वो गांधी बना दिया, क्योंकि गांधी जी गंजे थे और नकली गंजा करना पड़ता किसी को, पन्नी लगा के। उस समय तो मेकअप आता नहीं था, स्कूल में थोड़ी मेकअप करेगा, पन्नी लगा के गंजे होते थे लोग। दे फाउंड द सॉल्यूशन। हाँ, और साथ में मुझे एक बुद्धिस्ट मॉन्क का रोल मिल गया। 3 रोल मिल गए मेरे गंजेपन से। जिसका लोग मजाक उड़ा रहे थे। I was supposed to do only 1 dance in Chaturnar, but I got 2 more roles because I became bald. So ये तो बचपन का एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ऐसे तो फिर और भी हैं। तो मैं तो वाली चीज। So you don't think about it anymore, like Larry David? No, I don't think. कई बार लगता है कि हाँ, इस कैरेक्टर में बाल होते तो बेटर चीजें होती, बेटर। अभी हल्का सा विजुअली आप, मतलब आई कैन नॉट लुक, पता नहीं यार, जैसे एड वर्ड नहीं मिलते हैं एड में, क्योंकि स्पेसिफिक चीज है ना। इस एड में होता है कि भाई हमें एक सर्टेन लुकिंग आदमी चाहिए।
अब वो नहीं मिलता है तो एड में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो मैंने इसलिए एड के ऑडिशन देने छोड़ दिए। मैं बोला भाई बहुत काम है ऑलरेडी मेरे पास, और एड में वैसे भी लुक्स वर्क करता है, मैंने देखा है कि एड इंडस्ट्री में अगर आपका कुछ भोलू सा प्यारा सा फेस है देन यू विल कीप गेटिंग एड्स इवन इफ यू डोंट नो क्लियर है, वो क्लियर है कि उनको भोलू आदमी ही चाहिए। अगर मुझे पता है भोलू नहीं लगूंगा, कितना भी कर लूं तो मैं भोलू, मैंने एड में टाइम वेस्ट करना छोड़ दिया। अगर डायरेक्टर बोलता है कि भाई एड ऑडिशन दे दो, या अगर वहां से आता है डायरेक्टर से या एजेंसी से, नहीं अदरवाइज मैं एड में टाइम वेस्ट, मैं एड के वॉइस ओवर्स करता हूँ काफी और गुड इनफ, मैं उससे पैसे कमा रहा हूँ, मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी 10 काम है, तो मेरे पास अगर एक ऐड है उस पर फोकस करना चाहिए। ऑलरेडी एक ऐड नहीं होगा तो आई डोंट, अब मेरे ऐड नहीं देखो, मेरे ऐड मिलते भी नहीं है, तो मैं मिलते नहीं थे तो मैंने फिर करना ही छोड़ दिया। मैंने छोड़ो यार, टाइम कहाँ इसमें इन्वेस्ट कर। तो ये जो आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन है, आवाज बहुत अच्छी है, आप अलग रवीश कुमार बनते हो, आप अमिताभ की आवाज में बोलते हो, आप बहुत सारे मॉड्यूलेशन करते हो और आपकी आवाज है भी अच्छी। तो इज इट नेचुरल और इज इट समथिंग यू वर्कड अपॉन? और अगर कुछ एक्सरसाइज करते हो तो वो क्या एक्सरसाइजेस हैं? You might say it's natural, little bit, but I've worked on my voice because first thing as an actor which impressed me कि मुझे जब मैं बड़ा हो रहा था, फिल्में देख रहा था, हॉलीवुड की फिल्में देखनी शुरू की, तो one thing which impressed me, सबसे पहले पहला इंप्रेशन होता है ना कि यार ये चीज बड़ी अच्छी। So the first thing which impressed me because I became fan of acting, I wanted to be an actor because of अमरीश पुरी and ओम पुरी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और संजय दत्त। मतलब एक्टिंग में अमरीश पुरी ओम पुरी और स्टाइल में और लुक्स में संजय दत्त। मैं बाबा का बहुत बड़ा फैन। तो और बाबा की आवाज भी अच्छी है, बहुत अच्छी आवाज है। संजय की आवाज इज वेरी गुड। तो मेरा पहला इंप्रेशन था कि यार एक्टिंग में आवाज तो अच्छी होनी चाहिए, तो आई हैव वर्कड ऑन माय वॉइस इन थिएटर। आई हैव डन लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस, मॉड्यूलेशन। और थिएटर में तो हारमोनियम पे रियाज भी करवाते हैं, तो उससे भी मेरे ख्याल से थोड़ा असर पड़ा होगा। असर पड़ा, और नेचुरली परिवार से भी थोड़ा आया, मतलब खानदान से भी आवाज मिली थोड़ी, क्योंकि मेरे खानदान में लोगों की आवाजें अच्छी हैं इन जनरल, तो वो है। बट मेहनत भी की है मॉड्यूलेशन, क्योंकि आवाज से भारी होना इज नॉट इम्पोर्टेंट, यू नीड टू मॉड्यूलेट कि कहाँ से निकलनी चाहिए, कैसे निकलनी चाहिए, कब ऊपर कब नीचे, वो सब तो थिएटर में सीखा है, वो सब थिएटर में सीखा है। एक्चुअली कल ही मैंने दंगल और स्त्री पिक्चर के साउंड डिजाइनर का इंटरव्यू लिया था। मैं उनसे पूछ रहा था, ये जो हैवी डस्की वॉइस आती है ना, जो भारी सी वॉइस आती है, जो इवन हॉलीवुड एक्टर्स की भी होती है, जैक निकल्सन की है, हाउ, मतलब ये पोस्ट में आप इसको मैनिपुलेट करते हो या एक्चुअली एक्टर्स उस पर करते हैं? तो बता रही थी नहीं, हम लोग बहुत माइन्यूट ही चेंज कर सकते हैं पोस्ट में, वो एक्टर्स खुद उसके लिए मेहनत करते हैं, मतलब वो आवाज वो लोग खुद निकालते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने वॉइस पर वर्क करो। और बहुत सारे एक्टर्स मैं देखता हूँ, वो एक्टिंग देखते हैं, दे कीप वर्किंग ऑन देयर एक्सप्रेशंस बट दे नेवर वर्क ऑन the voice, but it is the voice that people identify you with. And voice is something, आप कई बार ये कंप्लेन होती है ना ऑडियंस की कि यार ये एक्टर हर बार सेम ही लगता है। हाँ, तो मुझे लगता है वॉइस से आप काफी कुछ वो बदल सकते हो। ऑब्वियसली बॉडी लैंग्वेज होती है, चेहरे के एक्सप्रेशंस होते हैं और कैरेक्टर होता है, बट आई थिंक वॉइस प्लेज अ मेजर रोल कि आप उस मोनोटनी को कैसे बदलो। कि बट यहाँ पे मैंने 1-2 बार ट्राई किया, तो शायद अच्छी नहीं लगी लोगों को आवाज बदलते हुए, तो लोग ये बोलते रहे तुम्हारी ओरिजिनल आवाज नहीं है ना, तुम आवाज बदल के बात कर रहे हो ना। मतलब हाँ सर, कैरेक्टर के लिए कर रहा हूँ। नहीं, अपनी ओरिजिनल आवाज में करो। तो फिर मुझे लगता था कि यार ये आपको पता है ना कि मेरी ओरिजिनल, ऑडियंस के लिए तो वो एज अ होल एक्सपीरियंस जब वो थिएटर जाके फिल्म में देखेंगे पूरा, तो उनके लिए तो पूरे आवाज वही चलेगी ना जो सुन रहे हैं थ्रू आउट। तो हम लोग आई थिंक यहाँ पे उतना टाइम नहीं देता है ना लोग एक्टर को कि भाई आप ले लीजिए टाइम और कैरेक्टर तैयार करके आइए। मतलब बड़े लोगों को मिलता होगा टाइम, बट वो डिमांड कर सकते हैं। हाँ, मेथड एक्टिंग वाली चीज। मतलब यहाँ पे आप मोस्टली 20 दिन पहले, 1 महीने पहले तो आप लॉक होते हो कि अच्छा आप ये रोल कर रहे हो, तो उसमें आदमी फिर कितना काम करेगा। वर्कशॉप्स होती हैं, बट आवाज बदल लेना किसी कैरेक्टर के लिए इट्स अ वेरी लंबा काम है। ये 1 महीने की कास्टिंग में नहीं होता, इसके लिए आपको 4-3 महीने लग जाते हैं। अगर आपको और वो बहुत थिन लाइन होती है, कई बार वो स्पूफ ना लगे। हाँ। मनमोहन सिंह की आवाज अनुपम खेर स्पूफ लग रहा था। हाँ। जो हम लोग अपने स्केचेस में करते हैं वो तो होता भी स्पूफ भी है। तो ये राहुल गांधी का है। राहुल गांधी आपने सबसे अच्छा तो मेरे ख्याल से रवीश का पकड़ा है एक्सेंट। डिस्पाइट बीइंग उनका आवाज बहुत सुरीला है, मेरा थोड़ा हस्की और रफ है, फिर भी मैंने वो थोड़ा नेजल लाना था ताकि वो हो जाए। तो रवीश से मोस्टली मैं नाक से बोलने की कोशिश करता हूँ ताकि वो गले का बेस नहीं ओवर पार करे उस चीज को। तो आप उनकी लैंग्वेज से आइडेंटिफाई कर लेते थे रवीश जी की, क्योंकि आप भी मध्य प्रदेश से ही हैं?
हाँ, मैं मध्य प्रदेश के एक तो ईस्टर्न एरिया से वैसे ही टोन है वैसा भी उनका, जो यूपी बिहार से लगा हुआ है, ईस्टर्न यूपी, बिहार से नहीं, मतलब यूपी से लगा हुआ है। तो और ऑब्वियसली अब पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो आसपास काफी गवर्नमेंट ऑफिसर ऐसे भी थे जो बिहारी थे, तो उस वजह से सुना है बचपन से बिहारी एक्सेंट काफी गौर से, इसलिए। तो इसके लिए वो सब नहीं करना पड़ता ना कि सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। बहुत सारे एक्टर्स को मैंने सुना है वो सुबह सुबह उठ के बीड़ी पीते हैं और ठंडा पानी पी लेते हैं, अच्छा से मेरी आवाज भारी हो जाएगी। अरे वो होता है, काम करेगा। हाँ, वो पता नहीं कुछ उसको डिस्ट्रॉय करते हैं अपने आप में, लारिंजाइटिस को। वो तो डिस्ट्रॉय कर रहे हो ना, हाँ, कि आवाज भारी हो जाएगी उससे मेरी। तो आपके फेवरेट एक्टर्स कौन हैं एक्टिंग वाइज? जैसे संजय दत्त हो गए पर्सनैलिटी के लिए, अमरीश पुरी जी हो गए आवाज के लिए, और कौन है ओवरऑल? लाइक शाहरुख खान है क्या? अमरीश पुरी और ओम पुरी तो एज अ होल पसंद है मुझे, मतलब सिर्फ आवाज नहीं थे, मतलब दोनों। इरफान साहब चले गए, मतलब मैं तो सोचता हूँ कि मतलब, और एक मोइन अख्तर थे पाकिस्तान के गजब एक्टर, उनकी आवाज भी बहुत गजब थी। मुझे लगता है कि मेरे सारे एक्टर इस दुनिया से रुखसत हो गए, मुझे कई बार ऐसा लगता है सोच के, तो ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है यार। मतलब ओमपुरी और अमरीश जी तो चलिए जब उम्र हुई सब ठीक है, इरफान और मोइन अख्तर तो बहुत जल्दी, तो वो तो सोच के तो हैं, ऐसे कई हैं। और मतलब एक्टर वही अच्छा जिससे इंस्पिरेशन मिले। अच्छा, आप इम्प्रॉम्प्ट एक्टर हैं या प्रिपरेशन करते हैं? मतलब कुछ एक्टर्स का मैंने सुना है कि वो जैसे स्क्रिप्ट आई और अगर वो हाई कॉन्सेप्ट स्क्रिप्ट भी है जिसमें कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा नहीं है और डायरेक्टर जी बहुत नहीं बता रहा है, स्टिल दे राइट देयर ओन कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इट, और वो सब करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं? नहीं, मैं मोस्टली इम्प्रॉम्प्ट में बिलीव करता हूँ। अगर जरूरत है तो डायरेक्टर से पूछ लिया, कोई ऐसा कैरेक्टर आया जिसकी लाइफ मैंने ना देखी है ना कभी जी है, जो मैंने ऐसे अपने आसपास लोग देखे नहीं है, मैंने कभी उस तरह किरदार जिए नहीं है, कभी देखे नहीं है, तो मैं डेफिनेटली आई विल गो एंड ट्राई टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट। बट मोस्टली मैं इम्प्रॉम्प्ट हूँ। मुझे आप कैरेक्टर बताओ और मैं अपनी लाइब्रेरी से ऑब्जर्वेशनल स्किल जो है उस कैरेक्टर की वो निकालूंगा और वो मैं पर्दे पे उतार दूंगा। मैं ज्यादा मेहनत नहीं करता उस चीज पे जब तक वो रिक्वायर्ड नहीं, तो वो इम्प्रॉम्प्टू है। अच्छा, you are very good at comedy, but aspirants करते टाइम you are very serious, you are in a serious role. So which one did you enjoy most, or do you enjoy most? Obviously comedy से ज्यादा enjoy मैं कुछ नहीं करता। Intense acting उतनी नहीं पसंद है क्योंकि comedy difficult भी होती है। एक्टिंग तो सबको ही पसंद है यार, आप जो बोलेंगे। आपने पूछा सबसे ज्यादा एंजॉय क्या करते हो, तो आई थिंक कॉमेडी, इसीलिए क्योंकि बहुत चैलेंजिंग है कॉमेडी, और हमेशा एक कांस्टेंट चैलेंज है लोगों को हंसाना। So which is your ideal role कि ये ऐसा कुछ रोल करना है मेरे को यार? आइडियल रोल तो जो ऐसा कुछ है नहीं, बट बहुत सारे होंगे बेसिकली। यूरोप की फिल्में देखी हैं, हॉलीवुड की देखी हैं, इंडिया की देखी हैं, बहुत सारे हैं। बट मैं कॉमेडी के लिए बहुत ज्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड के जो कुछ लोग हैं आर्टिस्ट है, जैसे मॉन्टी पाइथन और कीएन पील, मैं इन लोगों से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ फॉर कॉमेडी, तो मैं उनके ऐसा काम जिंदगी भर करना चाहता हूँ कॉमेडी। सो व्हिच वन इज योर फेवरेट मॉन्टी पाइथन? जॉन क्लीज और ऑब्वियसली जॉन क्लीज, मतलब मैं सभी लेजेंड हैं उसमें, एक्चुअली सभी लेजेंड हैं। मैं तो स्क्रिप्टें याद है उनकी, ये स्क्रिप्ट में क्या जोक्स हैं, क्योंकि मुझे सब आर्टिस्ट सारे अच्छे हैं। जो एक्चुअली जो टीवीएफ भी एक तरह से वैसे ही मॉन्टी पाइथन जैसे ही है, क्योंकि जो कोहेसिवनेस है, जो फ्रेंडशिप थी उन सबके बीच में, जिसमें ना कोई कंपटीशन ना जेलसी, कौन बड़ा रोल कर रहा है कौन छोटा रोल कर रहा है, कोई भी लड़की बन जाता था उसमें, कोई भी कुछ भी कर रहा है। एंड समटाइम्स इवन व्हेन दे आर डूइंग अ बैड स्किट, इवन देन दे वर एंजॉयिंग इट। अभी वो लेजेंड बन गए, उस टाइम पे उनको एक्चुअली लैम्बास्ट किया जाता था, इंसल्ट भी की जाती थी उनके हरकतों के लिए, बट जो दोस्ती थी उन 5 लोगों की वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो वो मुझे लगता है टीवी में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल वही है, कॉमेडी वहीं से आती है कि इफ यू हैव गुड केमिस्ट्री विद योर एक्टर्स देन कॉमेडी इज वेरी इजी। So that is your favorite genre of comedy, Monty Python and Key and Peele. And India में in India I used to enjoy a Great Indian Comedy Show जिसमें शेखर सुमन होस्ट करते थे और विनय पाठक, रणवीर शोरी और ये लोग आते थे और स्केचेस करते थे। So that is my favorite comedy. Movers and Shakers and Great Indian Comedy Show is my favorite Indian show, comedy show. And what do you think about Larry David?
बिकॉज टीवीएफ के जितने लोगों से मेरी बात हुई है, एवरीवन सेज कि लैरी डेविड इज लाइक गॉड। मतलब विश्वपति से मेरी बात हो रही थी तो फोन पे एक बार, तो वो कहते हैं लैरी डेविड तो यार, एंड मैं वो झलक देखता हूँ साइनफील्ड की, कर्ब योर एंथुसियाज्म की, थोड़ी थोड़ी है टीवीएफ में, वो कॉमेडी स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। हाँ, मैं फ्रैंकली स्टैंड-अप्स का मैं उतना ज्यादा स्टैंड-अप्स नहीं देखता हूँ जितने ज्यादा मैं स्केचेस देखता हूँ, कॉमेडी स्केचेस देखता हूँ। तो मेरा इंक्लिनेशन मोर देन स्टैंड-अप कॉमेडी ज्यादा स्केच कॉमेडी में, जहाँ पे फिक्शन है, ड्रामा है। मैं ऐसे खड़े होके किसी को सुनता कम हूँ एज अ कॉमेडी, तो मेरा ज्यादा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्केचेस है। और अच्छा, जो स्क्रीन पत्ती है ये भी टीवीएफ का ही पार्ट है? अच्छा, एक सेकंड अपन पॉज करेंगे, वीडियो पॉज करो ना, तो थोड़ा लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी मेरे को, है ना? चलिए। So, मेरा एक सवाल ये था कि टीवीएफ ऑलरेडी ह्यूज ब्रांड है और उस टाइम ऑलरेडी बड़ा ब्रांड था, तो व्हाई डिड दे स्टार्ट स्क्रीन पत्ती? वर यू देयर व्हेन दे स्टार्टेड स्क्रीन पत्ती? राइट, आई वाज देयर एक्चुअली। टीवीएफ ने डिसाइड किया कि फिर टीवीएफ के जो राइटर्स थे पुराने, हमने वेब पिक्चर्स हिट हुआ, पीआर हिट हुआ, तो हमने सोचा कि अब वेब सीरीज पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। तो हमने सोचा कि नाउ टीवीएफ विल मेक वेब सीरीज, और वो लोग ग्रेजुएट होकर वेब सीरीज करेंगे और स्केच कॉमेडी को जिंदा रखना है, कंटिन्यू करना है, उसके लिए स्क्रीन पत्ती बना। तो स्क्रीन पत्ती का बनने का मोटिव और मोर वाइल्ड, क्योंकि अब और थोड़ा चीजें कह पाएंगे, एक अलग जॉनर बनाएंगे, और प्लस एक प्लेग्राउंड बनाना था यंग लोगों के लिए, क्योंकि अब टीवीएफ का नाम हो गया था। टीवीएफ में हम लोग फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकते थे उस वक्त। तो जब नए लोग आते हैं और जो नए इंटर्न्स आते हैं, नए आर्टिस्ट आते हैं, उनको आप सीधा टीएफ में डाल दोगे तो शायद लोगों की एक्सपेक्टेशन ज्यादा हुई टीएफ से, बहुत ज्यादा। तो टीएसपी में एक्सपेक्टेशन नहीं थी, गेम नहीं थी कि यार नहीं बेस्ट ही देना है, तो टीएसपी फ्री होके काम किया, बिना किसी टेंशन के कि लोग जज करेंगे क्या। तो फिर इसलिए टीएसपी बनाया ताकि यंग लॉट जो आ रहा है, जो ग्रेजुएट होगा बाद में टीवीएफ में, उसके लिए उसको सिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना था, तो वो रीजन। अच्छा, कोई नया लड़का जो ऑल ओवर इंडिया से मतलब ये वीडियो देख रहा हो या टीवीएफ में ज्वाइन करना चाहता हो, तो क्या आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए बंदे के अंदर कि वो आके अपना रेज्यूमे दे या फिर एंट्री करे या फिर इस तरह से अपना शुरुआत करे? और एक ऐसा एक्टर क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए? सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि आप सब कुछ करने को तैयार हो। अगर आप राइटर भी हो सेट पे, आप एक्टर भी हो सेट पे, तो आपको कोई बोले कि भाई जरा प्लेट पास कर, तो आप प्लेट पास करो। ईगो नहीं रखना है, ईगो नहीं रखना है, और हमेशा जीत उसके लिए तैयार रहना है कि आप क्या सीखना चाहते हो। तो बेसिकली वो थिएटर वाला ही एटमॉस्फेयर है, झाड़ू भी लगाने बस वही वो। तो मैंने भी ऐसे शुरू किया था, तो मेरे अंदर भी मैं था कि सब करवा लो मेरे से यार, जो बोलोगे कर दूंगा। गाना गवाना है, गाना गवा लो, पीछे खड़ा हो जाऊंगा, सब कर दूंगा। तो वो वाला एक वही थिएटर वाला जो एटीट्यूड है वो रखना पड़ता है, सबसे जरूरी बात है। और अब ऑब्वियसली टीवीएफ एक ब्रांड है पूरी तरह से, तो आप थोड़ा बहुत तो आप सीख के आओगे तभी फायदा है। कि आप अगर एज अ राइटर रहना चाहते हैं, देखिए एज एन एक्टर टीवीएफ कभी किसी को हायर नहीं करता। मैं एज अ राइटर हायर हूँ टीवीएफ में, और आप जितने भी आप एक्टर्स देखते हैं, आप अगर अभिनव को देखते हो जो बड़े करता है अभिनव का कोर जॉब डायरेक्शन, उसी तरह टीवीएफ में सबका कोर जॉब कुछ और है। कोई म्यूजिशियन है, कोई एक्टर है, कोई एडिटर है। जैसे अब हमारे यहाँ कई एडिटर हैं जो एक्टर भी हैं, जो एक्टिंग करते हैं, मल्टीपल जॉब्स करते हैं। एक्टिंग को हम लोग प्राइम जॉब नहीं मानते, हम लोग राइटिंग, एडिटिंग, डीओपी और डायरेक्शन या बाकी जो, इनको हम प्राइम जॉब मान के, एक्टिंग आपका सेकेंडरी। अगर आपको एक्टिंग आती है, गुड इनफ, ठीक है। तो इसके एक्टिंग के अलावा कुछ आता है, देन यू आर एसेट टू अस। यस, एक्टिंग के अलावा अगर आपको नहीं, अगर आपको आता है ये और आपको एक्टिंग आती है, तो आप एसेट हो हमारे। तो ऐसे चलता है। तो आप सिर्फ अगर एक्टर बनना आना चाहते हो टीवीएफ में, तो आई थिंक मुश्किल है, क्योंकि आपको बाकी स्किल आनी चाहिए। या तो आपको एडिटिंग आती है, आपको डायरेक्शन करना हो, या आपको वो स्किल इंपॉर्टेंट है। वो उस स्किल के बिना आपको कोई फायदा नहीं वैसे। अच्छा, एक चीज थी मेरे दिमाग में कि मैंने जितना भी एस्पिरेंट्स देखा या टीवीएफ पिक्चर देखा, आई सॉ अ ग्लिम्स ऑफ हीरोज जर्नी इनटू इट। जोसेफ कैम्पबेल, वर यू पार्ट ऑफ दैट राइटिंग प्रोसेस? इनमें राइटिंग प्रोसेस में थे आप? नहीं, मैं दोनों की राइटिंग प्रोसेस में नहीं था, हालांकि टीवीएफ की जो वेब सीरीज है उसमें मतलब जोसेफ कैम्पबेल का और ये क्रिस्टोफर वॉगलर की जो राइटर्स जर्नी है और हीरोज जर्नी है, देयर इज टू मच पार्ट ऑफ इट, बिकॉज़ यू कैन डिवाइड इट इनटू 12 स्टेजेस। ऐसा मैं अपना पर्सनली बता रहा हूं। मैं अनअवेयर हूं कैम्पबेल जो है, ये मैं इस इंसान से अनअवेयर हूं, मुझे बता दीजिए क्या है।
नहीं कुछ नहीं, एक जोसेफ कैम्बल करके एक इंसान थे 1940s में, उन्होंने एक बुक लिखी थी हीरोज जर्नी, जो उन्होंने सारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, शिवा, राम, कृष्ण, मोहम्मद, सबकी जर्नी पे उन्होंने बेसिस किया कि 12 स्टेजेस सबकी लाइफ में आती हैं। जैसे स्टार वॉर्स में है, ये हीरो आगे बढ़ेगा, ऑब्स्टेकल आएगी, पीछे हटेगा, फिर एक ऐसी सिचुएशन आएगी दैट ही कैन नॉट गो बैक, टू हैव टू मूव फॉरवर्ड, देन ही विल मीट अ मेंटर, और फिर मेंटर के मिलने के बाद आगे उसको एलाइज मिलेंगे, फ्रेंड्स मिलेंगे, फिर वो फ्रेंड्स मिलने के बाद वो एक विलन आएगा, विलन से तब तक वो प्रिपेयर हो जाएगा, फिर विलन को मारेगा, पर वहां पे उसकी जर्नी खत्म नहीं होती है, देयर विल बी अ सर्किल, सो ही हैज टू रिटर्न टू द पॉइंट वेयर ही स्टार्टेड एंड देन देयर इज द बिगिनिंग, सो पॉइंट ऑफ रिटर्न पे वापस आएगा, दैट कंप्लीट द होल स्टोरी। तो जो इसने क्या कहते हैं, क्रिस्टोफर वॉगलर ने, सॉरी जोसेफ कैम्बल ने 17 स्टेजेस दी थी। फिर उसके बाद एक दौर आया 70s का, जिसमें स्टीवन स्पीलबर्ग, अपना जॉर्ज लुकास और ये सारे डायरेक्टर्स थे जिन्होंने इसको बहुत यूज किया। तो जितनी फिल्में थी उस टाइम बन रही थी, जॉर्ज लुकास के स्टार वॉर्स जो कि ब्लॉकबस्टर हुई, उसके बाद से हीरो जर्नी बहुत फेमस हो गई। 80s में वापस लोग उसको भूल गए, 80s के मिड में। फिर क्रिस्टोफर वॉगलर जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे डिज्नी के, वो उसको वापस लेके आए और उन्होंने एक मेमो लिखा 8 पेज का, जो नेट पे अवेलेबल है। तो उसमें उन्होंने अपने जो ये नीचे के राइटर्स थे उनको बताया कि ये 8-12 स्टेप्स हैं, इनको आप अपनी हर स्टोरी में यूज करिए, टॉय स्टोरी है, जो भी एनिमेटेड बन रही है। And that memo became very popular in Hollywood, and every writer started using that memo. So उसने पूरी किताब लिख दी writer's journey करके, and that became huge. So when I saw these web series, so I was actually a professor in a college जहाँ पे मैं writing direction पढ़ा रहा था, and जब आप उसी जोन में रहते हो तो आप you start seeing that structure. तो मैंने कहा कि एस्पिरेंट्स में ये बहुत ज्यादा ये स्ट्रक्चर फॉलो किया गया, like every time there is a mentor, every time there is someone like hero falls down, there's a mentor who comes in. तो I think that's basic structure. हमारे राइटर्स ने डायरेक्टली इस किताब से या कैम्बल से इंस्पिरेशन नहीं ली होगी, बट ये ना कैम्बल का जो आप ज्ञान कह रहे हैं, ये नेचुरल है, होते होते आई थिंक मुंबई के मोस्टली राइटर्स के पास है, जो स्क्रीन प्ले का बेसिक है कि ऐसे लिखना है, ऐसे कैरेक्टर बिल्ड करना है। आई थिंक वो कैम्बल का जो ये नॉलेज है, आपकी 40s में उसने किताब अगर लिखी है, तो वो आई थिंक वो आ गया है, actually natural है। If the hero is going to fall down, someone will come and help him, that will eventually become the mentor, so that happens. But I like the structure that they use, and I was trying to figure out कि why TVF's content always works. It is unexceptionally, मतलब कि ऐसा नहीं होता कि कोई वेब सीरीज ऐसा नहीं होता कि अच्छी नहीं लगी। लाइक गुल्लक मैंने अभी तक नहीं देखी, बट देयर आर न्यूमरस पीपल हु हैव टोल्ड मी गुल्लक जरूर देखो, गुल्लक जरूर देखो। अरे देखो गुल्लक को देखो यार। हाँ, मुझे बताइए कि अगर आप मिडिल क्लास से हो या लोअर मिडिल क्लास से हो, गुल्लक देखते हो, यू विल कनेक्ट विद इट बिकॉज देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस फ्रॉम आवर चाइल्डहुड दैट कनेक्ट्स विद इट। सो वर यू पार्ट ऑफ गुल्लक एज वेल एज अ एक्टर यू वर? हाँ, मैं गुल्लक का एक्टर नहीं हूँ, मैं गुल्लक का एक नरेशन चलता है, वॉइस ओवर चलता है, वो वॉइस ओवर मैंने दिया है। अच्छा, वॉइस ओवर दिया है, बिकॉज़ IMDb पे आपका नाम था उसमें, हां, एक्टिंग में। गुल्लक मैं हूं। अच्छा, गुल्लक आप हो। हां। So which one is your favorite web series from TVF and outside TVF, both? From TVF my favorite web series is पंचायत। Obviously गुल्लक also। आपका कुछ कंट्रीब्यूशन था पंचायत में, राइटिंग या उसमें? नहीं। अच्छा, मेरा तो फेवरेट मेरा पंचायत है। हां, बहुत लाइट और बहुत ही इनोसेंट मोमेंट्स हैं उसमें। हाँ, पंचायत और गुल्लक मेरे फेवरेट शो हैं दो टीवीएफ के। एंड आउटसाइड टीवीएफ? आउटसाइड टीवीएफ ऐसे तो फिर बहुत सारे हैं, बट मतलब मेरे लिए अगर ब्रेकिंग बैड से अच्छा तो मुझे कुछ नहीं लगता। जो आप कह रहे हो ना कि हीरो की कहानी कैसे चलती है, उससे अच्छा तो किसी ने दिखाया नहीं है किसी वेब शो में। और ब्रेकिंग बैड बेस्ट शो है अभी तक का मेरे लिए। प्लस हिंदुस्तान का बेस्ट शो, मैं फिर से वही कह रहा हूँ, स्कैम है। आई थिंक स्कैम। क्या अच्छा लगा आपको स्कैम में? यार सबसे अच्छा ये लगा कि शेयर मार्केट जैसी बोरिंग चीज, जो मेरे लिए बहुत बोरिंग है, जो करते हैं उनके लिए समझा दिया, वो समझा के हुक रखना, और इतनी आसानी से इतना कॉम्प्लेक्स, मतलब आप कहीं माइंड ही नहीं करते हो कि शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, फिर भी आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। I think Sumit Purohit took nearly 3 to 4 years to write that draft. वो पूरा इतना मोटा बंडल था, and writing a web series looks easy, but it's not easy actually. And so well made also technically, story wise, performance, everything, मतलब हर डिपार्टमेंट में एक्सेल करती है वो। और even I was not expecting कि हंसल मेहता इस तरह के शॉट्स लेंगे, इतने लॉन्ग टेक्स, कुछ टॉप शॉट्स जा रहे हैं, कुछ वही है। मैं तो देखो हिंदुस्तान में जब मैं रीमेक्स और रीमेक्स को मैं कंटेंट मानता ही, मैं गिनता ही नहीं, मैं इग्नोर करता हूँ, तुम मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये रीमेक्स जो है ना, रीमेक्स
तुम मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते, तुम साला ऑस्कर ले आओगे रिमेक बना के, मैं तुम्हें पूछूंगा नहीं। मैं रिमेक्स के इतना अगेंस्ट हूँ, बहुत अगेंस्ट हूँ मैं। ये मतलब आप जर्सी का रीमेक बना रहे हो, आप कबीर सिंह का रीमेक बना रहे हो। मैं कबीर सिंह को इसलिए हेट नहीं करता शाहिद वाली कि वो कबीर सिंह में क्या दिखाया, वो अलग टॉपिक है। मेरे को रिमेक के नाम से नफरत। ओरिजिनल कहानी नहीं है, शॉर्टकट स्क्रीन पे छाप दिया, कर दिया, शॉर्ट बाय शॉर्ट छाप दिया। वो प्रोजेक्ट माउंट करना है, उसमें कोई मेहनत नहीं जाती। मतलब एक्टर भी मेहनत करता है बेचारा, डायरेक्टर मेहनत सब कर रहे हैं, बट मैं मानता ही नहीं उसको। तो एक तो 50% फिल्में यहाँ रिमेक 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 में तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ बिजनेस राइट नाउ कि अच्छा वहां पे हिट हो गई है, यहाँ पे चला दो बिकॉज इट हैज ऑलरेडी हिट, तो यहाँ पे भी चल जाएगी। और बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करते। क्यों चलेगी? हिंदुस्तान की कहानियां आप जब तक नहीं गाओगे तब तक कुछ नहीं चलेगा। आई थिंक हमारा यही मकसद रहता है कि हम हिंदुस्तान की कहानियां कहें। कई बार हम लोग फेल होते होंगे, शायद अच्छी नहीं होती होगी, बट हमारा वो नहीं कोर हटेगा कि हमको हिंदुस्तान की कहानियां कहनी है। हम भले सीखेंगे हॉलीवुड से, हम कहानी तो भले हॉलीवुड से सीखें, कहानी यही करें। अच्छा, मैंने ये हॉलीवुड की कहानी नहीं बतानी नोटिस करी है कि हम लोग जब सिनेमा पढ़ते हैं, लाइक आप एफटीआई में भी जाओगे तो आपको क्या पढ़ा जाएगा, यूरोपियन सिनेमा, हॉलीवुड सिनेमा, बट आपको काम कहाँ करना है? आपको बॉलीवुड में करना है ना। आप तैयारी तो गूगल की कर रहे हो और जाना आपको इन्फोसिस में है, तो आप गूगल के में एडमिशन ले पाओगे, इन्फोसिस में तो ना ले पाओगे। एजुकेशन हम वहां के लेते हैं, हॉलीवुड की फिल्में ऐसी बनती है, ये होता है, उनका स्ट्रक्चर ही टोटल डिफरेंट है। उनसे सिर्फ टेक्निक सीखो ना, सिर्फ टेक्निक सीखो। हाँ, वर्क एथिक्स सीखो, टेक्निक सीखो, परफॉर्मेंस सीखो। कहानियां तो आपको हिंदुस्तान की कहनी पड़ेंगी यार। आप कहानियां, अगर आपकी कहानियों से रिलेट ही नहीं कर रहे हैं लोग, ऐसी कहानी आप कह रहे हो तो फिर क्योंकि इंडिया में मुझे लगता है लोग कैरेक्टर से बहुत ज्यादा वो होते हैं, कनेक्ट होते हैं, दे वांट टू नो अबाउट द कैरेक्टर्स मोर। मलयाली फिल्मों की बात होती है कि मलयाली सिनेमा मचा रहा है, क्यों मचा रहा है? क्योंकि मलयाली सिनेमा की कहानी कहते हैं, वो अपने कपड़े पहनते हैं, अपने धोती पहनते हैं, अपने कपड़े पहनते हैं, अपने कल्चर की फिल्में बनाते हैं और अपने मिट्टी से जुड़ी फिल्में बनाते हैं। इसलिए हम लोग उनकी बड़ाई करते हैं, अरे मलयाली फिल्म क्या कर रहे हैं, फिर बनाते हैं हम लोग वेस्टर्न थॉट्स वाली फिल्में। अब जैसे पंजाबी फिल्म है तो वहां पे बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने पग हटा दी और फिर वो इंग्लिश फिल्म में, अर्बन फिल्म में कर रहे हैं। उसमें दिलजीत आता है जो एकदम इनोसेंट पंजाबी बोलता है, कहता है मैं पग नहीं हटाऊंगा, पग भी नहीं हटाता है। टोटल जो होता है क्यूट से पंजाबी जो इडियट टाइप के होते हैं वो वाला परफॉर्म करता है। और इतना उसकी, जो आप पंजाबी सिनेमा देखो तो टॉप की जो 5 ब्लॉकबस्टर्स हैं सब दिलजीत दोसांझ की हैं। आप मलयालम सिनेमा में जाओ, जो देसी फिल्में हैं वो ही चलती हैं। इवन आप तमिल फिल्म, तेलुगु सिनेमा में जाओ, वहां भी गांव की फिल्में बन रही है। महेश बाबू की आखिरी की 5 फिल्में सारी गांव में हैं और सारी की सारी ब्लॉकबस्टर हैं। उससे पहले उसने करी अर्बन फिल्में, नहीं चली, तो सब उसको गांव में आना पड़ा। तो बेसिकली यू हैव टू कनेक्ट योर रूट्स, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट टू व्हाट यू आर सेइंग। सो क्या मैं इसका मतलब समझूं कि जो आपकी राइटिंग है, दोज आर योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ व्हिच यू ट्राई टू पुट इन? राइट सी, 2 तरह की राइटिंग होती है। एक वाला काम होता है कि आप राइटर हो और आपको प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, आपको बोला जाए कि एक लॉयर पे हमें एक कहानी लिखना है, लॉयर की दुनिया पे। तो मैं उसके लिए मुझे काफी रिसर्च लगेगी, है ना। मुझे आके लॉयर्स के साथ बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। मुझे जाके रोज दिल्ली के कोर्ट के सामने बैठना पड़ेगा कि लॉयर कैसे डील करते हैं, कैसे काम करते हैं, केसेस कैसे, मॉक ये जो स्कूलों में मॉक केसेस होते हैं कैसे होते हैं, बहुत रिसर्च। और मैं एक्टर भी हूँ, तो मैं वैसे प्रोजेक्ट नहीं करता हूँ जो मैंने जिया नहीं है, जो मैंने देखा नहीं है, जो मुझे इंटरेस्ट नहीं करता, मैं नहीं लिखता हूँ। यहाँ पे राइटर्स पैसे के लिए करते हैं क्योंकि उनका जॉब है कि हाँ भाई क्या है मार्केट में, क्या लिखाना है बताओ, हम ये लिख देंगे। मैं वैसा राइटर नहीं हूँ क्योंकि मुझे एक्टिंग भी करनी है, तो मैं वही लिखता हूँ जो मैंने जिया है। तो मैं रादर देन टेकिंग सो मेनी राइटिंग प्रोजेक्ट्स, आई इन्वेस्ट ऑन लाइफ कि मैं जी लूं ताकि मैं लिख पाऊँ। ठीक है, तो मैं उस दुनिया को जीने में ज्यादा बिलीव करता हूँ कि जियो वो लिखो, तो वो मेरे लिए वैसे वक्त करता है। तो मैं राइटिंग उस तरह से नहीं करता कि चलो आज कुछ इस पे लिखते हैं, चलो आज इस पे कुछ लिखते हैं, क्योंकि वो मैंने जिया नहीं तो मैं नहीं लिखूंगा। अभी जो मैं लिख रहा हूँ सीरीज, वो स्पोर्ट्स क्रिकेट पे, तो वो मैंने जिया है, वो क्रिकेट तो मैं वो लिख रहा हूँ। अच्छा, बचपन के क्रिकेट की मेमोरीज जो हैं, जो भी, मतलब क्रिकेट तो आज तक खेल रहा हूँ। अभी मेरा शाम को मैच ही है 6 बजे। अच्छा, कहाँ खेलते हो आप? वर्सोवा? मैं अभी नहीं, अभी तो आज वैसे मैं टेनिस बॉल खेलता हूँ, बट आज संडे है तो सीजन बॉल मैच है शाम को 6 बजे। अच्छा, चलिए, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, कुछ एडवाइस देना चाहेंगे अपकमिंग एक्टर्स को कि क्या? अच्छा, एक चीज आपकी बड़ी अच्छी है कि आपने बोला कि आप बहुत ही छोटे गांव से हो
बहुत ही छोटे गांव से आप आए हो, और ये भी क्रिबिंग, बहुत सारे मेरे जानने वाले जो सब्सक्राइबर्स हैं मुझे फोन कर करके यही करते हैं कि सर हम बहुत छोटे गांव से हैं, सर हम यहाँ से क्या करें, सर हम कैसे एक्टर बनेंगे, हम कैसे करेंगे। सो दिस इज द लिमिटेशन आई थिंक जस्ट ऑफ माइंड। सो ये जो ऑल ओवर इंडिया बच्चे मुंबई की तरफ देखते हैं और एक्टर बनना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू से टू देम? सबसे पहले तो स्टार्ट फ्रॉम योर ओन सिटी। सबसे पहले बॉम्बे मत आओ, अपने ओन सिटी। मैं हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूँ क्योंकि क्योंकि लैंग्वेज, क्योंकि साउथ का आदमी अगर चेन्नई है, तमिल बोलता है, मलयाली बोलता है, तो अपनी वो रीजनल में कर सकता है। मैं ये बात हिंदी बेल्ट वालों के लिए कह रहा हूँ, जो हिंदी में आप, जिनकी प्राइम लैंग्वेज मतलब फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी। तो आई थिंक जैसे भोपाल में आजकल काफी काम हो रहा है, ठीक है। तो ये रूल हो गया है कि जब आप अगर मान लीजिए चंडीगढ़ में आप शूट करते हैं तो आप चंडीगढ़ के एक्टर उठाते हैं, जब आप भोपाल में शूट करते हैं तो आप एमपी के एक्टर उठाते हैं, जब यूपी में शूट करते हैं तो यूपी थिएटर से एक्टर उठाते हैं। तो सबसे पहले तो आप वहां से शुरू कीजिए जहां पे आपके नियरेस्ट शहर में थिएटर हो रहा। अगर आप मान लीजिए सीतापुर से हैं, बेनीगंज से हैं, तो आप लखनऊ जाके थिएटर कीजिए, होता है वहाँ। अगर आप मथुरा से हैं तो आप इलाहाबाद जाके थिएटर कीजिए, सॉरी मथुरा से हैं तो आप लखनऊ जाइए। आप अगर मिर्जापुर से हैं तो इलाहाबाद जाके थिएटर कीजिए। अगर आप मेरे जगह सतना से हैं तो भोपाल जाके थिएटर कीजिए। तो ऐसा नहीं है, हर स्टेट में एक सिटी है जो थिएटर का मक्का मानी जाती है, थिएटर का गढ़ मानी जाती है। तो आप वहां से थिएटर शुरू करो, ठीक है। और अगर रीजनल थिएटर है आपके आसपास तो बहुत अच्छी बात है, तो मतलब बात ही अलग। तो पहले ऐसा शुरू करना पड़ेगा। बम्बई एक हवा बन गया है कि बम्बई आके ही काम मिलेगा। आजकल लोग बाहर से भी काम कर रहे हैं, भोपाल में एक अपनी इंडस्ट्री बन रही है, लोग वहां से कास्ट हो रहे हैं। और उनको ये भी लगता है कि फिल्म फेयर स्टार्टर्स पढ़ के कि अरे वो फ्लूक में बन जाते हैं, कि अरे वो तुक्के में एक्टर बन जाते हैं। जो भी एक्टर कई बार इसको दे देते ना इंटरव्यूज, कि अरे मैं तो रोड पे जा रहा था, किसी डायरेक्टर ने मुझे देखा, उसने कहा यही तो चाहिए था मुझे, यही चेहरा तो चाहिए था। ऐसे डायरेक्टर ने बोला मेरे को। नहीं, वो स्टारों के साथ होता है कि सेट पे अपनी बहन के साथ आया था मैं, डायरेक्टर ने बोला अरे ये कौन है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहन ने बोला सर मेरा भाई है। ओ मुझे पता ही नहीं था कि इतने बड़े सुपरस्टार का बेटा है, मैं इसको लॉन्च करूं। ये खाली उनके साथ होता है। हाँ, वरुण धवन का एक स्टेटमेंट था कि मैं धर्मा प्रोडक्शन ऑटो में गया और फिर मैंने जाके ऑडिशन दिया, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे एडी के काम में रखा। भाई आप डेविड धवन के बेटे हो। तो इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं विच आर नॉट ट्रू, बट क्या होता है कि ड्रामेटाइज करने के लिए जब इंटरव्यू में लोग एक्टर्स ऐसा बोल देते हैं, ये बच्चे उसको सत्य मान लेते हैं, और उसके बाद उनको लगता है कि वो वहां जाएंगे, समथिंग विल टर्न अप, रोड पे ही उनकी कास्टिंग हो जाएगी। आई थिंक लिटिल बिट ऑफ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग एज वेल। एक्टिंग फ्लूक नहीं है कि आप कुछ भी कर दोगे वहां पे जाके। यू हैव टू बी कॉन्शियसली अवेयर ऑफ योर बॉडी। आप बोलते हो कुछ तो आपके हाथ मूव नहीं कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही होती। यू हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड विद योर बॉडी। व्हाट डू यू वांट टू से टू दीस किड्स कि क्या प्रिपरेशन करें? अब प्रिपरेशन तो यार सेल्फ अवेयर होना पहले बहुत जरूरी है कि आपको अपनी कमजोरी पता हो कि आप कहाँ कमजोर हो और क्या चीजें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं, वही सब चीजें। और प्रोसेस हो गया अब तो देखो यार, सारा प्रोसेस यहाँ पे हर चीज के लिए कास्टिंग डायरेक्टर है यहाँ पे। अब ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई रोड पे चल रहा था, उसका देखा शक्ल और उसको रोल मिल गया, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। सब कुछ एवरीथिंग इस प्रोसेस में है अभी। सारे कास्टिंग डायरेक्टर आपकी प्रोफाइल होती है, वो लोग अपने रोल के हिसाब से आपको फोन करते हैं, आपको ऑडिशन देना होता है जाके, और अब तो घर से भी ऑडिशन हो जाता है। तो पहले होता ना कि अब इधर उधर जाना है, अब तो लोग घर से भी ऑडिशन आप भेज सकते हो। अगर आप भोपाल में बैठे हो और मुंबई का कोई एक्टर आप कास्टिंग डायरेक्टर को बोलता है कि भाई ऑडिशन दे, तो आप भोपाल बैठ के भी ऑडिशन दे सकते हो। आपको मुंबई आके उसके ऑफिस में जाके ऑडिशन देने की जरूरत नहीं। तो चीजें आसान ही हो रही हैं यार। तो आई थिंक फ्यूचर सही है एक्टर का। इतना काम हो रहा है, इतना शो बन रहा है, इतना ऑनलाइन की वजह से। तो आई थिंक अभी भी अगर किसी के पास काम नहीं है इस इंडस्ट्री में, तो आई थिंक वो कुछ बहुत गलत कर रहा है अपनी लाइफ, क्योंकि अभी सबके पास काम कहीं ना कहीं। तो आप ऑडिशंस में रिजेक्ट हुए हैं? हाँ ऑब्वियसली। सो हाउ डू यू डील विद रिजेक्शंस? आज तक होते हैं यार, आज तक होते हैं यार। ऐसा थोड़ी है कि टीवीएफ में काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे नाम हो गया है तो लोग ऑडिशन लेके रिजेक्ट नहीं करते। तो आज भी हो रहा है, आज भी। मैं भी कल 2 ऑडिशन में रिजेक्ट होने वाला हूँ, तो नॉर्मल है। अच्छा, पहले से पता है। मुझे इतनी देर आपसे अब आसान ये हो गया है कि लोग जानने लग गए हैं, तो लोग उनको पता है कि आपसे क्या रोल के लिए पूछना चाहिए, तो वो आपको रैंडमली नहीं घुमाते। सर्टेन रोल के लिए सर हमने आपको इस रोल के लिए सोचा है कि आप ऑडिशन दें। तो ये कन्वीनियंस हो गई है, बस इतनी ही कन्वीनियंस हो गई है कि लोगों को पता है मेरे बारे में, तो वो लोग मेरे को भेज दें, इतनी ही कन्वीनियंस। और असिस्टेंट अच्छे से बात करते हैं।
हाँ, रिजेक्ट तो आज भी होना है, वो रिजेक्ट ही होना है, मतलब ऐसा नहीं है, रिजेक्शन तो होगा ही, कोई बड़ी बात। ये मुझे अच्छा लगा, कल यार, कल 2 ऑडिशन में कल ही रिजेक्ट होना है मुझे, भविष्य भी पता है। इतनी देर आपसे 1 घंटा बात करने के बाद मुझे एक चीज पता है आपकी क्या साइकोलॉजिकली लगती है, मुझे लगता है यू आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन एंड वेरी पॉजिटिव पर्सन, समवेयर योर थॉट्स आर बिकमिंग रियलिटीज, जो कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जो मैंने बाकी बच्चों में नोटिस किया है, दे आर वेरी स्केयर्ड, they don't have confidence in themselves, ये आपके अंदर मेरे ख्याल से पहले से था, because you already decided okay this is what I'm going to do, this is what I'm going to do, you're very clear in the thing that you really wanted to do. बहुत सारे एक्टर्स होते हैं कि सर ये करना चाहते हैं, पैसा मिल जाएगा तो कर लेंगे, ये हो जाएगा तो कर लेंगे, they are not confident about themselves, they have so many fears of society, about the parents, about whether they will be successful or not. I don't know whether you have that thinking कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा नहीं इंडस्ट्री में, नहीं हुआ तो क्या होगा, मुझे लगता है आप ये सोच के आए थे कि सक्सेस तो मुझे होनी है, समय लगेगा पर सक्सेसफुल तो मैं हो ही जाऊंगा। Was that your thinking? 2 चीजें यार, देखो वो आप खुद को आंसर करना है। हाँ। क्या आपको अभिनय से प्यार है कि क्या आपको अभिनय के प्रोफेशन से प्यार है? अगर आपको एक्टर की उस आइडिया से प्यार है कि यार एक्टर बनने के ये पर्क्स होते हैं, एक्टर बनूंगा तो ये होगा, एक्टर बनूंगा तो ये होगा, तो फिर आप के लिए बहुत मुश्किल है। अगर आपको अभिनय से प्यार है तो फिर आप पॉजिटिव रह सकते हो, फिर आप अच्छा काम कर सकते हो, फिर आई थिंक जो आप कह रहे हो वो ही होता है। तो एक्टिंग प्रोफेशन से प्यार मत करो कि एक्टर बन के ये फायदे होंगे, अभिनय से प्यार करो। तो अभिनय से, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो पिछले 50 साल से थिएटर के लोग हमको सिखाते हैं, बेटा अभिनय से प्यार करो, एक्टर बनने के आइडिया से प्यार मत करो। तो आई थिंक वो मैं कोई बड़ा ज्ञान नहीं, नया ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ये पुराना ही ज्ञान है, 50 साल से सारे इतना सिंपल लगता है कि आप उस पर बिलीव नहीं करना चाहते हो, यू थिंक देयर इज सम सीक्रेट कॉम्प्लेक्स आंसर टू दिस। कोई सीक्रेट नहीं, यही सीक्रेट है। कई लोग आइडिया ऑफ एक्टर की एक्टर बनने से ये हो जाएगा तो एक्टर बनना चाहते हैं, एक्टिंग के अभिनय से प्यार, मतलब एक्टिंग से प्यार करो, नॉट कि एक्टर बनने के आइडिया से, वो वाली चीज है। चलिए अब फाइनली मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आपने मुझे 1 घंटा दिया और मैंने 2 लोकेशन आपकी चेंज कराई, एंड इट वाज रियली रियली नाइस टॉकिंग टू यू। मतलब मुझे भी काफी अच्छी अच्छी चीजें पता चली, राइटिंग से रिलेटेड और आपकी लाइफ से रिलेटेड, एक्टिंग से रिलेटेड, और मुझे लगता है कि जो बच्चे देख रहे होंगे उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी। और मुंबई आता हूँ, मिलता हूँ मैं, बियर मारते हैं साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चलें, ओके चलिए, बाय बाय।